सभी को नमस्कार। क्वेश्चन था कि मैं परमाणु को क्यों समझूं, तो ये मेरे जीने से कैसे कनेक्ट होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था। ऐसी कुछ क्लास में भी अभी जो ग्रुप में बैठे थे वहाँ भी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो इसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को जैसे रखी कि हर मानव में पूर्णता की प्यास है। मतलब इसको अभी हम दर्शन के आधार पर ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन वैसे पहले भी देखें तो ऐसा लगता ही है कि मैं पूरे मतलब सही पूरे मतलब मैं सबके साथ ठीक से जीऊँ, ऐसा तो लगता ही है। सबके साथ ठीक से जीऊँ कैसे, मतलब मैं पूर्ण होके जीऊँ। अपूर्णता मेरे को स्वीकार नहीं है। ये शब्द अब मिले हैं कि पूर्णता अपूर्णता, इस तरह का संपूर्णता, ये दर्शन से शब्द अब मिले हैं, लेकिन पहले से भी ऐसे तो सोचते ही हैं कि हम सभी के साथ ठीक से जिए। तो मानव में पूर्णता की प्यास है। पूर्णता की प्यास के मानव पूर्णता के साथ जीना चाहता है, इसलिए संपूर्ण को समझना मेरी आवश्यकता है। अब इस रूप में रखें तो देखें कि सबसे छोटी इकाई व्यवस्था के अर्थ में जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु है। परमाणु से मिलके अणु, अणु से मिलके पिंड, पिंड से धरती ग्रह गोल, जैसे इसका बनना हुआ, इस तरह इसका बनना हुआ, मतलब एक अवस्था तृप्त हुई। एक अवस्था तृप्त होने के बाद फिर दूसरी अवस्था का प्रकटन हुआ। पदार्थ अवस्था तृप्त हुई तो प्राणावस्था का प्रकटन हुआ। इस रूप में हम इसको देख पाते हैं। फिर जैसे प्राणावस्था तृप्त हुई, फिर जो बात हुई विकास क्रम विकास, तो परमाणु विकास क्रम से विकास पूर्ण हुआ, मतलब उसका गठन पूर्ण हुआ। तो एक जीवन जिसको बोले गठन पूर्ण, परमाणु मतलब जीवन, तो जीवन का गठन हुआ। अब जब मानव की फिर हुई है जीवावस्था, प्राणावस्था का काम पूरा हो गया और जीवावस्था, तो जीवावस्था को जब शरीर जीवन चलाना शुरू किया तो होगी जीवावस्था। तो यहाँ तक का तो कार्यक्रम प्रकृति सहज विधि से पूरक हो गया है। जैसे स्वभाव के अर्थ में भी देखें कि पदार्थ अवस्था का स्वभाव संगठन कीर्तन, और प्राणावस्था का स्वभाव सारक मारक, और जीवावस्था का स्वभाव क्रूर और अक्रूर। तो यहाँ तक का तो प्रकृति सहज विधि से हो गया है। लेकिन अब जब मानव की भागीदारी शुरू होती है तो यहाँ से समझना मेरी आवश्यकता है कि हर इकाई में व्यवस्था दिखाई देती है। हर इकाई अपनी पूर्णता के साथ है, व्यवस्था के साथ है, उसका जीना पूर्णता में हो रहा है। लेकिन मेरा जीना पूर्ण नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने पूरे को समझा नहीं है। तो इसलिए जब मैं पूरी जहाँ से व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई है मैं उसको समझती हूँ तो मैं संपूर्णता को समझ पाती हूँ और संपूर्णता के साथ जी पाती हूँ। इसलिए परमाणु को समझना मेरी आवश्यकता है। इसको मैं इस रूप में देखी। थोड़ा सा उस समय गोष्ठी में कुछ और भी की थी ऐसा, तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। हाँ, एक रस की बात एक दिया था, क्वेश्चन पूछा था, तो वो जो इसमें बुक में रस जहाँ उसमें है कि पद भेद से तो उसमें रस और उपरस की बात हो रही थी। तो सुख भैया ने वो पदार्थ अवस्था में जो रस की बात वहाँ तक रख दी थी। फिर मैं उसको आगे कनेक्ट यहाँ की कि देखो रस की बात यहाँ तक तो पदार्थ अवस्था के बारे में यहाँ तक तो आपने रखा भी, इसको आगे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि रस हमने परंपरा में पढ़े ही हैं। क्या रस परंपरा में पढ़े हैं? वीर रस, रोद, जो 6 रस पढ़े ही थे, वीर रस, रोद रस, ऐसे करके वो 6 पढ़े ही थे परंपरा में, सबका था हाँ पढ़े हैं। मतलब इसको देखिए कि परमाणु को हमको क्यों समझना है। ये ऐसे कनेक्ट होता है कि पदार्थ अवस्था से हम रस को समझते हुए गए तो मानव से कैसे रस जुड़ते हैं। जो दर्शन में कहा गया रस क्या है, उसमें बोला है कि दया कृपा करुणा की जो संयुक्त अभिव्यक्ति है वो रस है। तो इसलिए परमाणु को समझना मेरी आवश्यकता है कि पदार्थ अवस्था से रस जुड़ते हुए कहाँ मानव तक जुड़ रहे हैं। इसको इसलिए संपूर्णता को समझना मेरी आवश्यकता है। मैं इसको इस रूप में देख पाई। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए सभा से और कोई इस बात को कहना चाहें? किसी को लगा कि हाँ मैं इसको बहुत अच्छे से, देखो अक्सर शिविरों में बाकी फैन क्यों चल रहे,
ये करने चलेगा, ये इसका वो है ये लाइन वाला स्विच हो रहा है। चल रहा है यार। हाँ जी, तो हाँ जी, नॉर्मली ये बात आती है, काफी कॉमनली आती है कि कोई 2 घंटे के लिए बोले तो क्या बोले, कोई 2 दिन के लिए कहीं वर्कशॉप लेना हो तो क्या बोले। मेरे को लगता है कि इसमें कोई फिक्स डिजाइन काम नहीं आता। जो चीज जिसको छुआ होता है, जितना गहराई से उसकी जिंदगी में, उसके परिवार में उसका रिजल्ट उसने पाया होता है, उस चीज को जब वो शेयर करता है तो दूसरे आदमी तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि कोई चीज, कोई डिजाइन मैं यूज करता हूँ वो सबके लिए वैसे ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर आदमी ज्ञान सबके लिए एक है, लेकिन हर आदमी का एंट्री पॉइंट और हर आदमी की जर्नी अपने आप में यूनिक है। तो हर आदमी की जर्नी में उसको वो ज्ञान कैसे छुआ और उसकी जिंदगी में कैसे उपयोगी हुआ, कैसे उसने अपनी जिंदगी में उसको ऑब्जर्व किया और उसके रिजल्ट आए। तो अभी भी देखें तो बात कोई एक ही, क्वेश्चन कोई एक ही हो सकता है, लेकिन हर आदमी उसको अलग तरीके से देख सकता है। तो आप में से जिसको भी बहुत दिल से ये बात लगी हो कि हाँ, यदि मेरे को अपने मानव के जीने को समझना है तो परमाणु को समझना और सृष्टि दर्शन को समझना और ये तमाम किरण विकिरण और जो कुछ भी कल हमने सारी चर्चा किया है, ये सबको सहस्त्र को समझना हमारी जरूरत है ना। इससे कम में हम मान के तो जी सकते हैं, जिसको जान के जीना कहेंगे और जिसको आगे जान के जीना होगा तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना होगा, मान के जीना होगा तो अगली पीढ़ी को बोल सकते हैं, वो माने या ना माने ये उसकी चॉइस है। अभी भी हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमारे पास अच्छा है, लेकिन हम अगली पीढ़ी को नहीं दे पा रहे। उसका कारण इतना ही है कि बहुत कुछ अच्छा भी है तो वो हमारा माना हुआ है, और जो माना हुआ है वो चित्रण तक है, चित्रण के आगे माना हुआ का गति नहीं। तो साक्षात्कार बोध अध्ययन, साक्षात्कार बोध अनुभव के रूप में हमारे पास कोई वस्तु होगी तो फिर वो जाना हुआ के धरातल पे आएगी। जाना हुआ होगा तो अपने आप में तर्कपूर्ण भी होगा, उसको भाषा भी दे सकते हैं, है ना, और अगली पीढ़ी के साथ उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बोलिए, तो इस क्वेश्चन पे आप में से जितने लोगों ने सोचा, तो जो लोग शेयर करना चाहते हैं कुछ लोग शेयर करें, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलिए, फाइन। आपने काफी कुछ बताई दिया। हमारे ग्रुप में भी ये सवाल आए कि क्यों सीखना है परमाणु, पर बस वही बोला कि परंपरा में सारे मूल्य तो है कि कृतज्ञता होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है, पर उसका साइंटिफिक क्यों है, उससे अपने अणु में या परमाणु में क्या गतियां होती है, क्या कंपनात्मक गति होती है, कैसे प्रभाव पड़ सकता है, ये साइंटिफिक नहीं समझेंगे तो उसमें हम आगे बढ़ना, यानी वो चीज स्थापित नहीं कर सकते, कहीं पे भी वो साइंटिफिकली पुट नहीं कर सकते, क्लासरूम में नहीं ला सकते। बस वो हिसाब से मेरा जी। और नमस्कार भैया, मैं एक साधारण भाषा में बताऊंगी। मैं बचपन से अपने घर में देखती थी, जैसे दादी वगैरह कि वीरवार को सर नहीं धोना, मंगलवार को सर नहीं धोना, आज ये है नेल्स नहीं काटने, ऐसे ससुराल में आई तो मदरला का ये था नहीं, चूड़ियाँ पहन के रखो, बचवे पहन के रखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि रोका टोकी बहुत ज़्यादा थी। और जब मैं रीज़न पूछती थी तो रीज़न किसी के पास नहीं, सब ये कहते उसने कहा, उसने बस ऐसा कह दिया ना, आप उसको मानो। तो मैं भी ज़्यादा मान नहीं पाती, हमेशा क्वेश्चन उठता था कि ऐसा क्यों, मुझे कारण बता दो तो मैं मान लूँगी, पर कारण किसी के पास नहीं था। ना मानो तो विरोध घर में, मानने का अंदर से इच्छा नहीं होती थी। आप मान लो तो अपने में विरोध, ना मानो तो करो। तो ऐसे ही अपने कुछ चीज़ें मैंने मान ली घर में शांति के लिए, लेकिन अब मैं आगे भी देख रही हूँ नई जनरेशन में, जैसे मेरे बच्चे, जो मैंने सीखा मैं भी आगे वही फॉरवर्ड कर रही हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, कुछ बातें ऐसी होती है। अब बच्चे तो बिल्कुल, हम तो फिर भी थोड़े से संस्कारों में बंधे हुए थे, कुछ मान के जी के सहज करके नहीं मानना होता तो सुन तो लेते ही। हाँ, सुन तो लेते, और आजकल के बच्चे विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें अगली पीढ़ी को अपने साथ जोड़ के रखना है तो हमें उनको किसी लॉजिक के साथ कुछ देना पड़ेगा। और सुखी तो सभी चाहते हैं, सुख तो सब चाहते हैं, मैं भी सुख चाहती हूँ, मैं अपने परिवार में भी सुख चाहती हूँ, अपने आसपास की गली मोहल्ले में, समाज में सब जगह सुख चाहती हूँ।
और सुख जो है वो किसी समाधान से ही मिलता है, ये मुझे पता चल गया है। और मुझे ये भी पता चल गया वो समाधान इसी के अंदर है। इसलिए मैं अपने आप को समाधानित करने के लिए इसको जानना चाहती हूँ कि मेरे पास अगर समाधान होगा किसी भी चीज़ का, तो मैं अपने बच्चों की हर क्वेश्चन को मैं जवाब दे सकती हूँ लॉजिकली, जिसको भी बच्चे एक्सेप्ट करें और उस चीज़ को मैं आगे पास आउट कर पाऊँ। और जब मैं समाधानित हो जाऊँगी तो सुख अपने आप आ जाए। बढ़िया। और नमस्ते सभी को। मैं ये चीज़ को ये क्वेश्चन को ऐसे ले रहा हूँ कि आदमी को जीना है तो जीना खुद के साथ और परिवार के साथ है। तो जब भी परिवार के साथ जीना है तो परिवार में मानव ही है, तो मानव को समझना जरूरी है। तो मानव को समझने के लिए बात आती है तो फिर मानव क्या है? तो मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो जीवन और शरीर दो बात आ गई, तो फिर शरीर को समझना है तो फिर मतलब क्या है कि शरीर कैसे पैदा हुआ, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए पूरा पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और वो सब चीज बात समझना जरूरी हो गया एकदम। और दूसरी बात जीवन की बात आई तो जीवन को भी समझना एक पाठ है मानव के लिए। तो वो समझते तो जीवन क्रिया से लेके जीवन परमाणु है, वो एक बात आया। तो परमाणु है तो फिर मतलब दूसरे परमाणु से अलग कैसे है, उसका क्या है, कैसे है, और उसमें जीवन क्रिया है वगैरह बात जो भी है। तो वो जो गठनशील में से गठन पूर्ण कैसे बना, दूसरे परमाणु से कैसे अलग हुआ, और दूसरा ये जब भी मानव में ये चीज आती है जीवन, तो जो कल्पना शक्ति वाली बात है वो कल्पना शक्ति अपूर्व है। मतलब इसमें अपन कितना भी कल्पना करते हैं लेकिन अपन थकते नहीं है। तो वो ऊर्जा किधर से आती है? तो वो ऊर्जा जो है वो इसकी बात आई तो फिर क्या है कि उसका क्वेश्चन आगे मतलब समझने के लिए गए तो फिर व्यापक आ गया। तो व्यापक में संपृक्त है, इसके हिसाब से सही सभी जो इकाइयां है और जो परमाणु जो भी है वो इससे ऊर्जित है। तो ये बात समझ में आया तो उसके हिसाब से भी व्यापक को समझना एक जरूरी आ गया। तो ये सब चीज है ना, वो कनेक्ट करने के लिए मानव के साथ जीना है तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ये सब जीना जरूर मतलब समझना जरूरी है, ऐसा मेरे को लगता है। नमस्ते सभी को। इसको मैंने ऐसे लिया कि क्यों और कैसे का अगर लॉजिकल आंसर चाहिए तो व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और व्यवस्था स्वयं में व्यवस्था से शुरू होकर वो सार्वभौम व्यवस्था तक जाती है जिसमें परिवार, समाज, सभी व्यवस्थाएं आती हैं। तो जब हम स्वयं में लॉजिकली क्लियर नहीं होंगे तो सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे रहस्यवाद या गोल गोल घुमाने वाली चीज़ें रहती हैं तो वहाँ से सामने वाला कन्वेंस नहीं हो पाता। अब चीज़ों को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि एक शरीर रूपी अवस्था है और जीवन रूपी है, तो दोनों को पूरा समझना पड़ेगा। जब हम शरीर को समझेंगे तो उससे पीछे की जो लघु मूल्य हैं, चाहे वो पदार्थ अवस्था हो, प्राण संसार हो, जीव अवस्था हो, तो उसमें समाया हुआ ही है। जब हमको ऊपर से नीचे तक की तमाम व्यवस्था, उनके नियम, उनका नियंत्रण और सभी व्यवस्थाओं के बारे में एक बेसिक नॉलेज जब तक होगी तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे लोगों को स्वयं को समझने में भी, लोगों को समझाने में भी, और जो मेरी योग्यता है उस योग्यता को पूरी तरीके से अचीव करना ही इसको समझना है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। बढ़िया। हमने जो डिस्कशन किया तो हमें ऐसा लगा कि जैसे दशरथ भाई ने बोला वो सब कवर हुआ है, लेकिन उसको एडिशन में हमको एक ऐसी चीज पता चली कि हम सृष्टि के एक भाग है, और सृष्टि की अगर सिस्टम समझिए तो हम हमारी सिस्टम बहुत इजीली समझ सकते हैं। सभी को मैं इसको ऐसे समझ पाई हूँ। आप लोग का परिचय भी नहीं हुआ, थोड़ा सा परिचय भी करते हैं 2 मिनट में और बात भी कहते हैं। तो परिचय भी हो जाएगा इससे। मैं यही सोच रही थी कि परिचय हो तो ऐसे हो तो बेहतर रहेगा। तो मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ स्कूल में।
तो अक्सर ऐसा होता है कि एजुकेशन को लेकर बहुत सोचना होता है कि मुझे अपनी परेशानियां दिखती हैं, प्रॉब्लम दिखती हैं सोसाइटी के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, खुद के लेवल पे, और सबसे ज़्यादा दिखती है अपने बेस, अपने लेवल पे कि मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, कुछ है जो अड़चन बन रहा है, बैरियर है, और शांति जैसा, रिलैक्सेशन जैसा कुछ है। तो वो जब मैं एक्सटेंड करती हूँ तो वो जाता है, ओरों से कनेक्ट होने लगता है कि मैं अपने लेवल पे भी कुछ कर लूँ, शांत हो जाऊँ, बहुत सारे तरीके हैं। तो फिर जो मुझसे कनेक्टेड है उसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता, उसको परेशानी में मुझसे नहीं देखा जाता, मुझे अपने बच्चों को जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनको भी मुझे अपने ही लेवल पे लाना है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो डिस्कनेक्ट हो गई। फिर ये अणु जो है, ये मैं बेसिक से हमने साइंस में पढ़ा है, जब मैंने ये शुरू में पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा भी ऐसे था कि वो स्टेबल होना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है क्योंकि मैं भी तो स्टेबल होना चाहती हूँ। ऐसे मैंने वो तब भी समझा था, तभी वो मुझे समझ में भी आ पाया था। तो ये डेफिनेटली कनेक्टेड है कि मेरी प्रॉब्लम बेसिक से शुरू हो, मेरे बिल्कुल बगल वाले से कनेक्टेड हो, तो वो मुझे बाकी चीज़ों से कनेक्ट करने में हेल्प करती, फिर हमें वो टोटलिटी में देखने में हेल्प करती है, और इसलिए अर्जेंट नीड फील होती है कि हमें समझना जरूरी। पर आप यूपी गवर्नमेंट में टीचर हैं और आपने अपनी बेटी को होम स्कूलिंग कराई, बेटी का परिचय करा। हेलो, हमारे बाल ही बाल दिख रहे, खड़े हो जाइए। पदार्थ अवस्था दिख रही है, ज्ञान अवस्था दिख रही है। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ बेटे। इतना बड़ा मेरा नाम निजम है और अभी मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ बताई दिया, और मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ। तो पहले तो क्रैप वाली या क्रैमिंग बेस्ड और पैटर्न बेस्ड एजुकेशन से कुछ डिफरेंट की आवश्यकता थी या नीड थी, तो होम स्कूलिंग हो गया मॉम ने और वो कराया। बट स्टिल कि अपने में जागृति की आवश्यकता है, तो इसमें स्टिल इनकम्प्लीटनेस है, तो वो एक आवश्यकता आई, तो इसलिए यहाँ आना हुआ और यहाँ पे सीखना हुआ। आज मतलब आई तो आज जाके हल्का सा स्टेबिलिटी महसूस हुई कि आज बैठ पाए। पहले तो जब शुरू में सब लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो लगा रही हिंदी का इतना क्या, थोड़ी बहुत तो समझ आई जाएगी, फिर जब 2 दिन गुजरे फिर पता चला नहीं हिंदी है। तो अभी आज जाके अपील हुआ। अभी जैसे ग्रुप डिस्कशन से मुझे अभी तक थोड़ा रिपल्शन हो रहा था कि नहीं, मुझे सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो ये वाली चीज़। आज जब मैंने देखा कि थोड़ा ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है, मतलब खुद पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कहीं और डेवलपमेंट के लिए या कुछ स्टेबिलिटी के लिए मैं बहुत मैटर करती हूँ। तो आज मैं कनेक्ट हुई, तो इसलिए मुझे कनेक्शन पूरे ग्रुप में भी फील हुआ, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। तो इससे मुझे रिलेट करता है कि खुद की व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है, और ये बहुत रिलेटेड है। ऐसा ख्याल शुरू में आता था, मतलब बहुत शुरू में, मतलब इनसिक्योरिटी फील होती है, अरे भाई सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है, ये वाला ख्याल आता था। तो फिर वो नेचुरली इनकम्प्लीटनेस वो थोड़ा ग्रेजुअली करके वो कम होने लगा। तो मतलब क्योंकि सेटिस्फैक्शन फील होने लगा तो वो कम होने लगा, उसका कोई रूल नहीं था। आगे क्या सोचती है? शुरू में तो मेरे को ये था कि सेल्फ एजुकेशन में खुद को जानने, समझने और खुद पे प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को तो शुरू से ही जो प्रोफेशन में अगर कहूँ तो उसमें प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचा शुरू से। अभी ऐसा कुछ नहीं कि बदल गया, पर कंफ्यूज नो, तो इसमें यहाँ पे आए। आगे एजुकेशन में क्या सोच रहे हो? एजुकेशन अभी तो मैं 10th कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी से,
वो रट के नहीं कि भाई मुझे ये करना है, इतना प्रैक्टिस करना है या करना है। जब भी मुझे कोई टॉपिक ऐसा आता है कि सपोज यहाँ पे जैसे साइंस, तो बहुत मैटर कर रहा है, इसमें बहुत इम्प्लीमेंट कर रहा है साइंस, तो अभी मुझे साइंस को लेकर क्यूरियोसिटी होगी, तो अभी मैं जानूंगी और अभी उसमें स्क्रूटिनाइज करूँगी साइंस के बारे में और क्या मुझे समझना है। सपोज मुझे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड लगा तो मैंने हिस्ट्री की बुक खोली और मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब 2-3 चैप्टर खत्म है। तो वो क्योंकि जिज्ञासा है मुझे और फ्री नेस है, कोई पैटर्न नहीं है, तो मुझे बहुत क्लैरिटी से सब कुछ समझना आता है, तो इनका एक बेनिफिट है। हाँ जी, और किसी का कुछ कहने का? कोई बहन और सुख भाई बहन? उन्होंने मेरे को छेड़ा तो मैं भी तो छेड़ूंगा। मतलब ये तो नहीं कह सकते, हम शादी हुआ है तो उनके साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने सोचा भी अपने लिए लेना, पहले मैं उसमें खुद लेती थी, अब थोड़ा अपने लिए जीना को समझना बढ़िया। उसका एड्रेस मेरे पास हो, इस बात की भी जरूरत है, और जाने की तीव्र इच्छा भी हो, इस बात की भी जरूरत है। अभी मान लीजिए किसी पति के कारण, किसी पत्नी के कारण, किसी मित्र के कारण हमको शिविर में किसी ने धक्का दे दिया, आ भी गए, कुछ अच्छा लग ही जाता है तो चलो मान लो यहाँ भी आ गए और आगे भी चल गए, लेकिन अपने भीतर से वो गहरी और तीव्र इच्छा नहीं आ रही है कि इसको मेरे को आर पार कर। ये मेरे लिए अभी टॉप प्रायोरिटी बन जाए कि खाना खाना भी एक बार को सेकेंडरी है या बाकी चीजों को बाद में देख लेंगे या थोड़ा सा, तो कुल मिला के जो चीज हमारी टॉप प्रायोरिटी पे आ जाती है तो उसके अंदर घुसना हमारे लिए बहुत आसान है। तो मेरे लिए ये मनस्थिति बन सके कि ये मेरी जिंदगी है और ये मेरी जरूरत है और इसके बिना जीना नहीं हो सकता है, उसके बाद अध्ययन के लिए गति बनता है। तो एक लेवल तक हमारी सूचना वाली गति रहती है, चलो शिविर कर लिया, चलो ग्रुप में बैठ लिया, चलो कोई किताब भी पढ़ ली, है ना। एक पॉइंट के बाद वो पॉइंट आता है जहाँ लगता है कि नहीं ये मेरी जरूरत है और इसको आगे बढ़ करना है। तो वो पॉइंट आने के लिए जब तक ये कनेक्ट नहीं होता है कि आखिर ये अणु परमाणु से लेके तमाम सहस्त्र मेरे को समझना है, तो जितनी बात अभी तक की है उसमें शुरू में ही हमने चर्चा किया था है, होना, रहना, जीना। या बोर्ड पे फिर से लिखो, है, होना, रहना, जीना। तो पीछे का तो पता नहीं पर हम जीना तो चाहते हैं, और जीने को लेके जो कुछ भी अब तक हमने किया है ना, उसमें अतृप्ति और उसमें कन्फ्लिक्ट और उसमें अधूरापन और उसमें थकान और उसमें बेचैनी और उसमें बोरियत कि किसी पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। शिविर की भाषा में क्या है तो हमने जिंदा रहने को जीना माना है, शरीर के लिए सब कुछ किया है, और ये हमको पर्याप्त नहीं दिखता है, किसी न किसी मोड़ पे ये हमारे ध्यान में आ जाता है। अब उसके बाद ये सुखद संयोग रहा कि हमको चलो दर्शन मिल गया, तो अब हम जीने को समझ रहे हैं, तो पता चला जीने का मतलब है, यदि जीने को एक लाइन में बोलेंगे तो अनुभव काल में आनंद बना रहे, विचार काल में समाधान बना रहे, आचरण काल में न्याय बना रहे, और व्यवसाय काल में नियम पूर्वक हम समृद्धि को पा पाए। आदमी के जीने के 4 ही आयाम, उसको शरीर है तो उसके लिए भौतिक आवश्यकता पूरा होना जरूरी है, जीवन है तो उसके लिए जीवन तृप्ति जरूरी है, और फाइनली जीवन तृप्ति जरूरी है तो जीवन तृप्ति में 2 भाग हो गया, एक हम दूसरों के साथ व्यक्त होते हैं, और जीवन है तो 24 घंटे विचार में कुछ चलता रहता है और कुछ फील होता रहता है। तो जो मेरा फील है, जो मेरी अनुभूति है, जो मेरा भाव है, तो भाव के स्तर पर अनुभव काल में इसको कहा कि आनंद बना रहे, और ये ऐसा है जो कि निरपेक्ष है, जो किसी दूसरे पे परिस्थिति पे निर्भर नहीं है। तो ऐसी कोई स्थिति मेरी बनी रहे, ऐसा मैं चाहता ही हूँ। बाहर कुछ भी परिस्थिति रहे, मेरे भीतर आनंद हमेशा बना रहे, ऐसा हम सब चाहते ही। तो मूल में जिस बात को विचार जब भी हम कर रहे हैं, तो विचार में यदि
कोई इस तरह की भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, कोई असुरक्षा, कोई अभाव, है ना, कोई कंफ्लिक्ट, अपने भीतर में असफलता का भाव, तमाम जो कुछ भी नेगेटिविटी है, अभी हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन अपने भीतर भीतर तो चल ही रहे हैं। आज हम खाना खाते समय जा रहे थे तो भाई से मुलाकात हो रही थी, कैसा चल रहा है? बोले सर तो ठीक चल रहा है, अंदर ठीक नहीं चल रहा है। कम से कम भाषा कितनी सटीक हो गई। आज सुबह नाश्ते में जा रहे, सुबह नाश्ते में जा रहे थे तो इसे से एक साथ साथ नहीं मिल गया, पूछ ही लेते अभी कैसा चल रहा है। बोले एक ही सेंटेंस में पूरा सेंटेंस आ गया। बोले सर तो ठीक चल रहा है, चित्त भारी भारी। कम से कम इतना तो पता चल रहा है कि सर तो ठीक चलता है और मेरा चित्त भारी है। चित्त का भारीपन परेशान करता है। अब चित्र यदि महीना इसी काम के लिए चित्त भारी होने का मतलब है कि कुछ कोई घटना नहीं हो रही है लेकिन ऐसा बाहर से कोई दुख नहीं आ रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि अभ्यास पहले बचपन से बना हुआ था कि अपने आप में सिकोड़ के जीना, गुमसुम मायूस बने रहना। पहले जब इस तरीके की कोई स्थिति आती थी तो मेरे को लगता था कि ये मेरा कंफर्ट जोन है। आजकल ऐसा लग रहा है कि बहुत पीड़ा है मतलब इस चीज़ को लेकर। कल भी शाम में ये बहुत स्थिति आ रही थी तो मैं बहुत पूछ के रोया भी, छत पे जाके गई, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मतलब ना तो मैं किसी का बुरा चाहा ना बुरा किया, हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैं बैठा हूँ और मुझको ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो एक तो ये भी समझो कि इतना अनकॉमन नहीं है। कितने लोग साथ होता है हाँ है तो आगे पीछे देखो जरा, इधर देखो जरा इधर। अच्छा इसमें एक चीज और भी हुई थी। तो कम से कम ना गम कम हो जाता है। अभी मेरा ही नहीं है यार, सबका ही है। शिविर में ना कोई चर्चा करते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें सब इसलिए उसका नारियल चढ़ा लेते हैं। तो उसकी जब तक खुद की स्वीकृति जिस काम में है उस काम को, जैसे कोई ना डॉक्टर, वो जो ये हमारे खेतों में ना उड़िया लोग रहते हैं, सहयोगी के खेत में काम करते हैं, उनको बीमार होने से सूजी नहीं लगे, इंजेक्शन नहीं लगे, उनको लगता है कि ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। आप कुछ भी करवा, खाली पानी का इंजेक्शन लगवा तो ठीक हो जाता है। एक माइंडसेट है, उसके माइंडसेट के अनुसार यदि वो कर्म नहीं हुआ है तो उसको स्वीकार नहीं होता है कि ट्रीटमेंट हुआ है। इससे एक बार समझ में आ गया कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए मैं शिविर को चला रहा हूँ तो आप सबकी मेरे प्रति स्वीकृति है और मैं कोई बात कहता हूँ तो उसको आप आराम से मान लेते हो। एक दिन मैं बोला आप जैसे इसको ठीक कर देते हो ऐसे मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करना चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे को भी ऐसी योग्यता आ जाए। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितने विश्वास से मैं करता हूँ तुम भी उतने विश्वास से करो। अभी तो चढ़ा दिया, अब उतना विश्वास मेरे को कैसे आएगा? खेल सारा इतना है, तो खेल सारा इतना है। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था, एक महिला थी, वो कई बार आ गई, उसके ऊपर कोई जीवन आता था और जाएगा। अब 2-3 बार हमने देख लिया उसको, तो हमने ऐसा केस दोबारा रिपीट नहीं देखा था। जिसको आया एक बार बोल दिया हो जाता था। पूछा इसका क्यों नहीं हो रहा है? बोले चाहते नहीं हो जाए। क्या जब उसको दूसरा जीवन आता है उस समय जो उसकी स्थिति बनती है उसके कारण बाहर वालों से बहुत सम्मान और एक उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है, ध्यान आकर्षण होता है और उसको इंपॉर्टेंस मिलती है। वो जो उस समय में उसको इंपॉर्टेंस मिलती है उसकी वजह से उसको उस चीज के लिए स्वीकार्यता बन गया, ये खराब चीज नहीं। इसका मतलब है यदि कोई चीज को हमारे भीतर सारे कंफ्लिक्ट का एक ही कारण है कि जो चल रहा है वो मेरे को कोई सुख भी देता है और वो निरंतरता के अर्थ में नहीं है, इसलिए मैं उससे मुक्ति भी चाहता हूँ। तो आकर्षण भी है और मुक्ति भी चाहता हूँ। आकर्षण के तमाम पूर्वाभ्यास बने हुए हैं
वो पूर्वाभ्यास फिर से प्रभावी होते हैं, और कहीं अपने भीतर ये स्वीकार हो गया है कि इससे मुक्त होना है, ये दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट चलता है, यही साधना है। भैया यहाँ पे एक घटना मुझे भैया मेरे अपने जीवन का किस्सा है। मेरी शादी के बाद मेरे घर में जैसे मम्मी है बदलना जो थी बदलना थी, मतलब घर में जरा सा कोई बातें विरोध हो जाए तो उनका वो शुरू हो जाता था। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि उनमें श्याम बाबा आगे, घर के सारे परिवार वाले वो ऐसे हाथ पैर मारती थी और सब कि उनमें श्याम बाबा आगे, सब उनके पैर छुए, मुझे भी मतलब फोर्सफुली हाँ उनके पैर छुए, उसमें श्याम बाबा आगे, पूरा चलता था ऐसा। मैंने एक दो बार तो देखा, फिर मुझे लगा तो मतलब जरा सी घटना उठती, श्याम बाबा इतना फ्री कि उठ के एकदम से आ जाती। फिर मुझसे कहा गया कि इनके पैर छुओ, इसमें श्याम बाबा ने तो ये हो जाए, मतलब बहुत जी भी पास ही रहती थी। तो मैंने कहा मैं वैसे पैर छू लूँ, मैं रेगुलर सुबह उठ के मम्मी के पैर छूती, बट मैंने कहा ऐसे नहीं छूती। तो मैंने उनकी बात को ना मैंने बोधर नहीं किया बेसिकली, और मैं चली गई। मैंने कहा मैंने इस चीज़ को मानती कि श्याम बाबा है। उस दिन के बाद से मम्मी में आज तक कभी दोबारा नहीं आई। तो मैं इसको क्या मानूं? तो इसका मतलब वही है, वो लेने के लिए स्पेशल है। ये जो नवरात्रि की पूजा होती है ना, उसमें बहुत लोग सारे हिलाते हैं, कई लोग है ना, तो उसमें जितने लोग सारे हिला रहे हैं उसी समय वहाँ एक आवाज मार दो, आग लग गई भागो। जिनकी उसके बाद भी हिलते रहे, मतलब उसमें कुछ आया है। तो बहुत सारा मामला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम घटनाएं गलत है, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ इसमें दुकानदारी ज्यादा हो गई है। जहाँ दुकानदारी हो गई है, जहाँ वो उसकी वजह से उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है, जहाँ आदमी के भीतर की कमजोरियों को छुपाने की जगह मिलती है, वहाँ फिर बहुत सारा, तो 95% केसेस ऐसे वाले हो जाते हैं। 5% केसेस में ऐसा होता ही है, कोई खास बात नहीं है। एक मानव है, एक जीवन एक शरीर को चला ही रहा है ना। दूसरे जीवन को अपनी कोई दूसरा जीवन हमारे पास कैसे आ सकता है? कोई भी व्यक्ति हमारे घर में कैसे आ सकता है? या तो बलपूर्वक आ सकता है, या हम स्वेच्छा से बुलाते हैं, दो ही तरीके हो सकते हैं। दूसरे आदमी को हमारे घर में से कोई चीज भोगनी है, कोई इच्छा पूरी करनी है, इसलिए वो बलपूर्वक कब आ सकता है? जो हमसे बहुत तगड़ा है, हम उससे बहुत कमजोर है। स्वेच्छा से बुलाने से कब आ सकता है? जिसको हम बुलाएंगे बुलाने से आता है। तो जीवन को बुलाने वाला भाग भी है और बलपूर्वक आने वाला भाग भी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत छोटी संख्या है। अब आप देखेंगे पुराने जमाने में जितने भी आदिवासी गांव हैं उनमें ये समस्याएं सबसे अधिक दिखाई देगी, सामान्य गांव में उससे कम दिखाई देगी। दिल्ली में ऐसे सारे भूत रहते हैं, उनके पास कौन आएगा? दिल्ली में तो पहले से राक्षस है, पूरी बलवान है। यहाँ आगे उनके लिए नहीं बोल रहा। तो शहरों में बहुत ज्यादा आता नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत कमजोर मनस्थिति पे होने वाला प्रयोग, सामान्य। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में एक बात क्या समझ में आया, मेरी ही स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच में कंफ्लिक्ट है। खेल सारा है। अब क्या होगा, जितना हम इस तरह के वातावरण में रहते हैं और इस तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं और उनकी जिंदगी का ऐसे, मतलब बेटे ने अभी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने इससे जानबूझ के 3-4 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब हम किसी एक ऐसी यात्रा में चल रहे होते हैं जिसमें कि सामान्यतः सभी अधिकांश लोग नहीं चल रहे होते हैं, तो उस यात्रा में हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो जर्नी इवॉल्व होती है, वो उसको अपने आप में जांचने के लिए अवसर की भी जरूरत है, उसको शेयर करने की भी जरूरत है, उसमें कोई गैप है उसके लिए भी स्वतंत्र रहने की जरूरत है। तो यदि उसने इस बात को शेयर किया तो उसको सुनने से हमारा भी एक ध्यान दिया, अच्छा ऐसी भी एक जर्नी हो सकती है, उस जर्नी की अपनी कोई पॉजिटिविटी भी है, उस जर्नी के भी अपने कोई गैप हो सकते हैं, तो वो चलने वाले के ध्यान में भी आ जाए, बाकी लोगों के ध्यान में भी आ जाए, और कैसे मिलजुल के हम एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं, उस रूप में चीजें काम आती हैं। तो जैसे जैसे न्याय धर्म सत्य का वातावरण का विस्तार होते जाएगा, अपने भीतर न्याय धर्म सत्य का सोचना, बोलना, जीना का वातावरण का विस्तार होते जाएगा, वैसे वैसे न्याय धर्म सत्य का बलाबल बढ़ते जाएगा। जो अपने कहा मनन का मतलब तो वो प्रायोरिटी में आ जाता है। तो मनन के पहले तक प्रिय लाभ हमारा गला दबाया है, छोड़ता ही नहीं, और गला दबे दबे में कुछ होता है। मनन के बाद में हम प्रिय लाभ का गला दबा लेते हैं, कभी कभी छूट जाता है बीच बीच में, तब वो हमको दबा लेता है, लेकिन ज्यादातर का समय या हम उस चेंज को नोटिस कर पाते हैं
कि पहले मेरा चित्त कितने समय भारी रहता था, अभी मेरा चित्त कितने समय भारी रहता है। पहले मेरे को कितने समय भविष्य की चिंता होती थी, अभी मेरे को कितने समय भविष्य की चिंता होती है। पहले मेरे को कितने समय भूतकाल की पीड़ा में गुजरता था, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, है ना। तो भूतकाल की पीड़ा, पहले कितने समय मेरा वर्तमान के विरोध में समय गुजरता था, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये मेरे चित्त को नापने का तरीका है। इसमें मैं कितना आराम में आ गया हूँ, मेरा वर्तमान से कोई विरोध नहीं है, भूत की कोई ऐसी पीड़ा मेरे पास नहीं है, भविष्य की कोई ऐसी चिंता मेरे पास नहीं है ना। सामान्य स्थितियों में सामान्य हो जाते हैं, जिसका अंदर अभी चित्त थोड़ी सी अच्छी स्थिति में आ गया। तो ये जो सारा मामला है, तो श्रवण के बाद मनन की स्थिति में अपन बेहतर स्थिति में आ गए, साक्षात शुरू हो गया और बेहतर स्थिति में आ गए, साक्षात्कार बोध आधा के लेवल से क्रॉस कर गया, उसके बाद तो उसको तो बाजू में हटा दें। और साक्षात्कार के किसी लेवल तक भी पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह का प्रभाव बनाएगा, वही हमको भारी भारी। बाहर कुछ भी खराब नहीं है, अपने को जबरदस्ती का बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी घटनाएं उसके दबाव में चलते मतलब कैसे मन खेलता है अपने साथ ना। एक छोटी सी शेयरिंग है, जब हम गांव में रहते थे, जो पुराना घर था, तो सामान्यतः हम बच्चे और गांव में खूब जंगल में खेलना कूदना सब चलता था, नदी में नहाना। तो एक ऐसी छवि बनी हुई थी कि मैं डरता नहीं। सामने वालों ने बोल दिया कहीं भी पेड़ में चढ़ जाना, कहीं भी नदी में चले जाना, ये जंगल में चले जाना, तो ये मैंने भी स्वीकार कर लिया कि मैं डरता नहीं। कभी जांचने का मौका तो आया नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम हाई स्कूल के पेपर जब चलते थे तो रात देर तक पढ़ते थे, और एक घर दूर दूर थे, तो दोस्तों में एक सहमति बनी हुई थी कि 12-1 बजे के बाद टहलने निकलेंगे। उस समय खेतों के बीच जो पगडंडी थी और खेतों में वो जो बाढ़ होती है, तार बाढ़ लगी, और डरते तो नहीं थे, मतलब ऐसा मानना वही था। तो 12-1 बजे निकलने में कोई समस्या नहीं थी, घर वाले सब सोए हुए, किसी को कोई खबर नहीं। तो 12-1 बजे तक पढ़े और पढ़ने के बाद निकल गए। 1 बज गए थे तो टहलने निकल गए। तो गेहूं के खेत थे और बाढ़ के इस तरह कुछ हलचल हुई तो मैंने देखा, ध्यान दिया, तो जो जंगली सुअर होता है वो मेरी तरफ आया और वो बाढ़, क्योंकि वो बाढ़ से टकराया और डरता तो ये तो डरता नहीं है तो माना वही है। उस समय जो स्थिति हुई, मैं मतलब गिरते पड़ते किसी तरीके से जो है मतलब घर पहुंचा और घुटने में चोट लगी और बुरी तरह से। और जब मैं घर में आया तो मुझे गुस्सा आ गया कि मैं डर कैसे गया। हाँ, मतलब मुझे ये चोट का फिक्र नहीं है, मुझे अपने ऊपर ये क्रोध आ गया कि मैं डर कैसे गया, क्योंकि डरता नहीं हूँ, ऐसा बड़ा माना हुआ है। मैंने उसमें फिर मसाल बनाई, मतलब आप देखिए क्या चल रहा है ना। मैंने मसाल बनाई है और एक हाथ में एक पाठल ली, और मैं गुस्से में कि मैं डर क्यों गया, तो मैं उसको वापस कर। ये संयोग था कि वो बेचारा निकल गया था, नहीं तो मैं बिल्कुल फिर खेत में गया, बीचों बीच गेहूं के बीच में, और इस क्रोध में गया कि मैं डर कैसे गया, सिर्फ इस तो ये ऐसे खेत है। बाद में मुझे समझ में आया, तो मुझे अब सोच के ही डर लगता है कि मतलब अगर वो होता वहां पर तो जंगली सुअर का आप कर नहीं सकते कुछ पाठल से, मतलब वो तो निपटा ही देता है आदमी। तो ऐसे हुआ। बड़े हाँ जी, आगे चलिए। कहाँ थे? तो एक बात जीना समझ में आ गया। अब हम जीने का ये समझ में आया, व्यवस्था का विचार होता है और न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, नियमपूर्ण व्यवसाय होता है और आनंदपूर्ण जीना होता है। इससे कम में जो भी कुछ होता है उसका नाम झेलना होता है। ये जीने का स्वरूप है। तो ये जीने का स्वरूप जब तक मेरी उपलब्धता में नहीं आया, तब तक जिंदगी की तलाश मेरी रहेगी। मेरी मनस्थिति के अनुसार मैं उसको भरने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं उसको YouTube देख के भरने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं कोई साधना कर रहा हूँ, कि मैं कोई दारू पी रहा हूँ, कि मैं हिमालय में जा रहा हूँ। तलाश तो मेरी रहेगी, क्योंकि खाली मन तो आदमी को दिखाई देता है, उससे तो बच नहीं पाता। अब ये समझ में आ गया कि जब मैं नियम पूर्वक व्यवसाय करता हूँ तो मैं समृद्धि पूर्वक जीता हूँ, तो बेसिकली मेरी भौतिक आवश्यकताओं के लिए मैं मुक्त हो जाता हूँ। मेरे पास पैसा कितना भी सही, लेकिन मानसिक रूप से यदि अभाव है ना, और मैं संयोग से ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें कि
गरीब से और अमीर से और बिना पद वाले और पद वाले सारे सैंपल से बहुत पर्सनली मिलने का मौका मिलता है। जो लोग अपने पति को ना बताएं, पत्नी को ना बताएं, वो हमसे शेयर कर लेते हैं, उनके बच्चे भी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास हजारों करोड़ हो, आपकी मानसिकता में गरीबी हो सकती है। ऐसा मैंने देखा है ना, बहुत नजदीक से देखा। और ऐसा भी हो सकता है कि घर में बहुत न्यूनतम है और आपकी मानसिकता में गरीबी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मानसिकता एक अलग दुनिया है, फिजिकली हमारे पास क्या है ये अलग दुनिया है। तो यदि फिजिकली मेरे पास बहुत कुछ है भी, है ना, और मानसिकता में गरीबी है, ये मेरे को जीने नहीं देता। मेरे को बाहर से कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे चित्त में प्रॉब्लम है, ये मेरे को जीने नहीं देता। और यदि मेरे चित्त ठीक नहीं है तो मेरा व्यवहार, मेरा कार्य ठीक हो सकता है, कार्य में भी व्यवहार गड़बड़ होगा ही, क्योंकि काम तो आदमी के साथ ही करना पड़ेगा। तो मैं जब भी मानव के साथ व्यवहार करने जाऊंगा, संबंध में तृप्ति नहीं मिलेगी, संबंध में वो गहरी तृप्ति नहीं मिलेगी जिस गहरी तृप्ति की मैं तलाश है। ऊपर से बहुत मैं अच्छा दिख सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, भीतर से आधार किसका रहता है? तो उसके बाद जो चारों भय हैं वो पकड़े रहते हैं। प्राण भय पकड़े रहता है, मान भय पकड़े रहता है, धन भय पकड़े रहता है, और पद भय भी पकड़े। जब तक कुछ सामने नहीं आया तब तक लगता है मैं मुक्त ही हूँ। जब सामने आता तो पता चलता है कि हालत कैसी है। इसका मतलब है यदि आदमी की देखें तो 3 जगह आदमी फंसता है। एक जगह इंद्रियों के साथ जूझ रहा होता है, दूसरी जगह अपने सम्मान के लिए रूप बल धन के साथ अपने भीतर में सफलता असफलता के आंकलन के साथ जूझ रहा होता है, तीसरा वो भय के साथ जूझ रहा होता है, प्राण भय, मान भय, धन भय। ये 3 जगह आदमी के पास है जहां वो उसके फंसने की जगह है, जहां उसके जूझने की जगह है। जो भ्रम से मुक्ति है वो बेसिकली इन तीनों से, फाइनली तीनों के प्रभाव से मुक्ति है, और फिर आगे की यात्रा उस क्रम में बनेगी। तो इसका मतलब है कि जब तक ये मेरे गले में लटका हुआ है तब तक जीना नहीं हो रहा। अब जीना नहीं हो रहा है तो उसके मूल में क्या है? मैं कुछ भी करता हूँ विचार पूर्वक ही करता हूँ। इसका मतलब विचार में भी अधूरापन है। और विचार पूरा कैसे होगा? तो विचार पूरा कैसे होगा? तो बेसिकली मैं जैसा हूँ तो मानव में होने को समझना बनता है, तो रहने की समझ आती है। रहना मतलब विचार। मानव में होना समझ में आता है, क्योंकि विचार क्या चीज का है? विचार क्या चीज का होता है? विचार व्यवस्था का होता है। तो व्यवस्था का विचार होता है, न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, नियमपूर्ण व्यवसाय होता है, आनंद पूर्वक जीना। आनंद मतलब भाव में आनंद बना रहे, इस बात की अपेक्षा रहती है। तो इसका मतलब है यदि विचार पूरा नहीं है, और विचार पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि भाव पूरा नहीं है। भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। भाव क्या है? जैसे कनेक्ट करता, जीने का अधूरापन है, इसका मतलब रहने का अधूरापन है, विचार का अधूरापन है। विचार का अधूरापन है मतलब भाव का अधूरापन है। भाव का अधूरापन है मतलब भाव की समझ नहीं है, भाव की स्वीकृति भाव है। और भाव क्या है? सहअस्तित्व। इसका मतलब सहअस्तित्व का समझ नहीं है। दूसरा जो जहां से दर्शन भाई ने लिया था, शरीर है तो शरीर को बनाए रखने का जुगाड़ चाहिए। शरीर है, शरीर को बनाए रखने का जुगाड़ चाहिए, और शरीर है उसके जीने, उसका पर्पस भी पता हो। तो कोई चीज जो ये सवाल आता है ना कि क्यों है, कैसा है, हर चीज के बारे में 2 ही उत्तर है। प्रश्न है क्यों है, कैसा है। कैसा है मतलब कहां से प्रकट हो गया, क्यों है मतलब क्यों प्रकट हो गया। बस 2 ही क्वेश्चन है पूरी सृष्टि के बारे, 2 ही क्वेश्चन है। मैं कहां से प्रकट हो गया मानव के रूप में, और मैं क्यों प्रकट हो गया, करना क्या है। तो मैं क्यों हमारे लिए क्यों प्रकट हो गया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रकट हो गया ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे लिए क्यों ज्यादा, क्योंकि हम झेल उसको रहे होते हैं। और क्यों को समझना है तो कैसे को समझना पड़ेगा। जैसा हमारे भाई ने कहा कि प्रकृति में अब दिखाई देता है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, ये कब समझ में आएगा? तो वो इकाई है क्या, ये समझ में आएगा। घर में कोई भी सामान रखा होता है तो बच्चे को दिखता है कि कोई नया सामान आके रखा है, क्या है ये, कौन लाया? अब क्या बोल देते, तुम्हारे काम का नहीं, वो तो ठीक है क्या? सामान मेरे काम का नहीं है, पर ये समझना तो मेरे काम का है। मत बताओ सामान मेरे काम का, समझ तो मेरे काम की है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हमको दिखाई देता है तो मैं पहली बार जब गुजरात गया, ट्रेन से गया था, तो रास्ते में वो ऐसे डेगची, ऐसा खेत में वो लंबी सी टांग और ऐसे बार बार नीचे ऊपर जा रही थी। यार ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इतना बड़ा, मैंने पहले कभी देखा नहीं था। और जब तक मैं देखता रहा, जब तक वो दिखता रहा, तब तक मैं उसको देखता ही रहा। मैंने वो दिमाग लगा, मैं सोच के मैं कुछ निकाल लूंगा, नहीं निकला। और फिर कुछ से बात शुरू हो गई, फिर भूल गया। अगली बार फिर गया, फिर गया, फिर किससे पूछना पड़ा। वो तेल निकालने का जुगाड़ था, और जगह जगह तेल मिलता है जमीन में, तो तेल निकालने का जुगाड़ ऐसा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं जीना चाहता हूं तो मेरा विचार भाग को पूरा होना होगा, क्योंकि ज्यादा समय तो मैं विचार ही कर रहा होता हूँ, व्यवहार और कार्य तो मैं कम समय करता हूँ। विचार तो 24 घंटे चलता है। मेरी ज्यादा पीड़ा मेरी विचारों की और भाव की पीड़ा है ना। मेरा विचार क्या चीज है? विचार क्या चीज है? विचार बेसिकली व्यवस्था का विचार। व्यवस्था का मतलब होना, होने का मतलब है मेरा भी होना। मेरा होना मतलब जीवन और शरीर का होना। मेरी शरीर कहाँ से प्रकट हो गया? तो पता चला पदार्थ अवस्था से, प्राणावस्था से, जीवावस्था से मानव प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? विकास क्रम से प्रकट हो गया। ये जीवन कहाँ से प्रकट हो गया? गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ। तो ये अणु परमाणु, तो मैं मूलतः मैं परमाणु ही हूँ। इसलिए परमाणु में विकास को समझना और उसकी उपयोगिता को समझना, सहअस्तित्व को समझना, और सब कुछ मैं जिस भी चीज से मैं प्रभावी, संसार कैसे चलता है। देखो, हमारी कोई भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है, और सृष्टि में कहीं भी शासन नहीं। ये शासन आया कहाँ से? हमको ईश्वर को समझने में गलती हो गई। हमने कहा ईश्वर सबको चलाता है, ईश्वर सबको बनाता है, ईश्वर सबको चलाता है, और ईश्वर सबको डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर और जनरेटर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, मेंटेनेंस, ऑपरेटर। गॉड की जब परिभाषा देखेंगे, और ये परिभाषा लगभग सभी जगह है, निर्माण करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला और अलग कर नाश करने वाला, चलाने वाला, नाश करने। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाम का कोई आदमी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश अस्तित्व में गतियां हैं, संविषम गतियां हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। उसको हमने समझाने की दृष्टि से पर्सोनिफिकेशन किया है ना। उस रूप में कोई जीवन हो सकते हैं जो उस क्रम में अपनी भूमिका ले सकते हैं, जिनको फिर उस क्रम में हम पहचान सकते हैं। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि पूरे अस्तित्व में अब ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर ने सबको बनाया कि ईश्वर में सब कुछ बना। आप बच्चे शिविर कर चुके हैं तो मैं ये सोच की बात कर रहा हूँ। ईश्वर ने सबको बनाया कि ईश्वर में सब कुछ बना, तो सब कुछ सहअस्तित्व पूर्वक बना। तब समझ में आ गया कि बनाने वाला नहीं है। ईश्वर अपने आप में खालिस्तान, व्यापक सत्ता, आप मूल ऊर्जा, अपने आप में एक अद्भुत महिमा, जो स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है, जिसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं और 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट हैं। इसलिए प्रकटन है, निर्माण नहीं है। इसलिए बनाने वाला नहीं है, स्वयं स्फूर्त प्रकटन है। तो एक बात से छुट्टी मिली, सबको चलाने वाला ईश्वर सबको चलाता है कि ईश्वर में सब कुछ चलता है। सबको नियंत्रित करने वाला ईश्वर सबको नियंत्रित करता है कि ईश्वर में होने मात्र से सब कुछ नियंत्रित है। तो इससे छुट्टी मिली। तो धीरे से पता चला ये बनाने वाला, बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, कोई साथ में आसमान पे नहीं बैठा है। उसका भी क्लियर मतलब है ना। मुस्लिम इसमें लिखा है कि वो साथ में आसमान पे बैठा है। तो मैं यार ये सातवां आसमान पे कैसे बैठा लिया? तो एक दिन मैं वो पढ़ रहा था, मुंगेर योग वालों का एक इतना मोटा बुक है योग का। तो उसमें उसने बढ़िया एनालिसिस दिया कि बेसिकली ये जो कुंडली जागरण की बात अपन करते हैं, लगभग सभी धर्मों में कुंडलिनी जागरण का शब्दों का अलग अलग भाषा प्रयोग हुआ है। उसने सारे धर्मों की भाषा सहित उसमें पूरा लिखा हुआ। तो 7वें आसमान का चक्कर का मतलब है कि वो सहस्त्रार में खुलता है।
इसका मतलब यदि दर्शन की भाषा में कहें तो वो अनुभव की जगह में हमको ईश्वर का दर्शन होता है। आत्मा में वो ताकत है कि वो ईश्वर अनुभूति कर सके। उसको सातवें चक्कर को सातवां आसमान के रूप में बोला। अब ये खुलता ही नहीं है कोई चीज। ब्रह्मा की कुंडी से कमल निकला, उससे सृष्टि प्रकट हो गई, उसका कोई मतलब होगा पर हमने को समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि आज की कम से कम उस समय की जो भाषा या बताने का तरीका रहा होगा या जैसा भी उस समय की सारी स्थितियां रही होंगी, आज की भाषा में, आज की परिस्थितियों में यदि हमको एंड टू एंड कनेक्शन बनता है तो हमारी पूरी की पूरी विचार शैली में क्लैरिटी आ जाती है। जैसे आपके मन में आता है यार ये प्रारब्ध क्या होता है, ये किस्मत क्या होती है, ये कर्म का फल क्या होता है, और ये विचार चलता है इसमें। यदि क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? अब गोल गोल घूमेगा, है ना। उसने कुछ ऐसा किया, उसकी गलती थी कि मेरी गलती थी, वो सही है कि मैं सही हूँ, वो गलत है कि मैं, अब चलता रहता है ये विचार। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है ना। ये जितना भी कुछ चलता रहता है तो जब तक मेरी एंड टू एंड क्लैरिटी नहीं होगी, आर पार मुझको नहीं दिखा, कम से कम विचार के रूप में मेरे पास आर पार क्लैरिटी आ जाए, तो उसके ऊपर मेरा जो भी मनन और श्रवण और निधिध्यासन पूर्वक मैं उस चीज को, फिर वास्तविकता को देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है ईश्वर ही अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, ईश्वर ही विचार काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, ईश्वर ही आचरण काल में न्याय के रूप में और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। इसका मतलब है सहअस्तित्व। जब ईश्वर को पहचानने वाला कौन है? जीवन ही ईश्वर को पहचानता है, मैं ही ईश्वर को पहचानता हूँ, मुझ में आत्मा ही ईश्वर को फाइनली पहचानता है। आत्मा को पहचानना है, इसका मतलब वृत्ति है ना, चित्त, मन को पहचानने वाली चीज वृत्ति है, वृत्ति को पहचानने वाली चीज चित्त है, चित्त को पहचानने वाली चीज बुद्धि है, बुद्धि को पहचानने वाली चीज है ना। तो बुद्धि को पहचानने वाली चीज आत्मा या बुद्धि का दृष्टा आत्मा। तो जब तक इसका मतलब जीवन परमाणु का अध्ययन पूरा करना पड़ेगा। तो जीवन परमाणु में सारा कंपनात्मक गति कैसे व्यक्त होती है, ये परिवेश कैसे व्यक्त होते हैं, ये परिवेश ही पदार्थ अवस्था में कैसे व्यक्त हुए हैं, उनके व्यक्त होने से कैसे पूरी सृष्टि प्रकट हुई है, तो मैं सब चीज के बारे में आता हूँ। तो ये एक ही टॉपिक चल रहा है जिसमें कि साइंस भी आ जा रही है, सब कुछ फिर एक साथ आ जा रहा है। तो जो बात हम कह रहे थे कि अभी हमारी पूरी एजुकेशन कंपार्टमेंट्स में है, वो टोटलिटी में नहीं है, समग्रता में नहीं है, वो जिंदगी को नहीं छूता है। तो ये एक बार में चीजें जिंदगी को छूती हैं। मेरे को लगता है कि अभी हमको जितना इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है, जितना समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आंकलन में अभी ये है शिविर के तो 1 हफ्ते के होते हैं, बाकी तो काम की चीज धंधा ही होता है ना। तो हम 20 साल एजुकेशन में लगा ही रहे हैं, है ना। जब 10-15 साल 10-12 साल हम बहुत सुकून के साथ दर्शन और दर्शन की गहराइयों में जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीजें बहुत सुकून के साथ पकड़ में आ जाएंगी और इतनी उठा पटक नहीं होगी, है ना। धीरे से ऐसा हमारा बैठता है तो हमको पता चलता है कि फिर किसी भी, जब मैं परमाणु को समझ रहा हूँ तो भी जिंदगी, हर जब मैं कुछ भी समझूं मैं जिंदगी को ही समझता हूँ। बढ़िया, ठीक हो गया। फिर से पता चला कि जीने का स्वरूप कैसा है, अभी हमारे जीने का स्वरूप कैसा है, दोनों में गैप कैसा है। गैप को भरना होगा तो सहअस्तित्व पूर्वक ही सारी सृष्टि का प्रकटन है। तो सहअस्तित्व को समझना होगा, सहअस्तित्व में जीना होगा। सहअस्तित्व में जीने का मतलब है संपूर्ण इकाइयों के साथ उपयोगिता पूर्वकता को पहचानना, अपनी उपयोगिता के साथ में जीना, अपनी समझ का प्रमाण अपनी उपयोगिता के रूप में देना। धन्यवाद। बोलिए, और कुछ इसमें जोड़ना घटाना हो। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी है ना। ये पूरा एग्जिस्टेंस का डिजाइन है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। तो जब तक मैं स्वयं में व्यवस्था को नहीं समझता हूँ तब तक मैं व्यवस्था में भागीदारी को नहीं समझता हूँ। स्वयं में व्यवस्था को समझने जाता हूँ तो वो सहज है। सहज तो पूर्वक की सारी व्यवस्था। हाँ जी, शब्द को बिना समझे क्या हम पूरी बात समझ पाएंगे? शब्द भाषा के रूप में बिल्कुल नहीं समझ पाए। शब्द को समझना पहले बहुत जरूरी है ना। शब्द को समझना जरूरी नहीं है, शब्द में जो, शब्द से जो अर्थ को इंगित किया गया है उसको पकड़ना जरूरी है। उस अर्थ में जो उस अर्थ से जिस वास्तविकता की ओर इशारा किया गया है उसको पहचानना जरूरी है। तो फाइनली हम वास्तविकता को पहचानना चाहते हैं। वास्तविकता को बोलेंगे तो कैसे बोले? मैंने आज नाश्ते में क्या खाया, आप बताओ, बिना बोले बता।
बिना बोले ये बताओ आज नाश्ते में क्या खाया? हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भाषा होती है, शब्द है, तो जब तक मेरे को मेदस का मतलब नहीं पता था कि भाषा के रूप में, तब तक मैं बहुत दिन तक इसको सुनता रहा। जब किसी ने मैंने पूछा आनंद भैया से, तब उन्होंने बताया मेदस मतलब ब्रेन, मस्तिष्क, तब मैं पूरी बात कनेक्ट कर पाया। तो शब्द से पूरी यात्रा, शब्द से अर्थ की यात्रा है, और अर्थ से उस वास्तविकता को पहचानने की यात्रा है जिस वास्तविकता के को इंगित करने के लिए उन शब्दों का चयन किया गया। आदमी का मतलब ही है भाव की अभिव्यक्ति भाषा, और भाव क्या है? भाव की स्वीकृति, भाव की पहचान भाव। तो मैं भाव को, जिस भाव को होने को मैंने पहचाना है, उसको मैं भावपूर्वक फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, अनुभूति करता हूँ, उसको मैं विश्लेषण पूर्वक आपसे बोलता हूँ, शब्दों के माध्यम से बोलता हूँ। उन शब्दों को सुनकर आप भी वापस उसी भाव को पहचान लेते हो। इसी का नाम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसी का नाम है। जो मैं कहना चाहता था आप तक पहुंचे। हाँ जी, और कोई बात? बढ़िए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो आप 3 चैप्टर आपके पूरे हो गए। ठीक, क्या करें? तो सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील है, तो वो कहाँ तक स्थित है? पूरे ब्रह्मांड में क्रिया कर सकता है। चैतन्य इकाइयां जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील है। यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्ता। उसकी सीमा कितनी है? वो सीमा इतनी है अभी जो पुंजाकार स्वरूप में कहा जा रहा है कि जिस शरीर को चलाएगा उतनी सीमा। यदि जीवन हाथी शरीर को चलाएगा तो हाथी शरीर के आकार से कुछ अधिक होगा। कुछ अधिक मतलब बिल्कुल शरीर को छूता होगा। तो ये पुंजाकार की सीमा है ना। और जो अधिक फैलने की बात है वो पुंजाकार के रूप में फैलने। तो ये सत्तामय का लिखा है तो व्यापक का कोई लेना नहीं। सत्तामय का मतलब वो पुंजाकार कहाँ है? पुंजाकार सत्ता में है, उस सेंस में स्थली। स्थली शब्द स्थान का मतलब क्या है? जैसे ये आकुड़ स्थान, आकुड़ एक स्थान, तो स्थान का मतलब क्या है? धरती। लेकिन धरती मूल में कहाँ है? व्यापक ही है। तो फाइनली जब हम स्थान शब्द बोल रहे हैं तो व्यापक वस्तु में किसी इकाई को इंगित कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि ये स्थान, स्थान मतलब किसी भी प्लेनेट पे हो सकता है। कोई स्थान कितना दूर है? जब हम दूरी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूर क्या चीज है? खाली स्थान को ही हम दूरी के रूप में पहचानते हैं। तो खाली स्थान में कोई इकाई है, उसको हम स्थान कह रहे हैं। या स्थान तो ये भी हो सकता है ना कि हमारा स्पेस स्टेशन किसी स्थान में है। जब हमारा स्पेस जो स्टेशन रहता है वो तो व्यापक में ही है, तो उसको स्थान कह रहे हैं। तो स्थान शब्द से सत्ता को इंगित किया है। जब पुंजाकार है तो ये स्थूल शरीर के साथ ही लेना देना है। पुंजाकार, जो पुंजाकार है वो स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर। पुंजाकार जीवन ही, जीवन एक परमाणुविक स्वरूप में इकाई है। परमाणुविक स्वरूप में इकाई का मतलब है कि एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा से कुछ कम ज्यादा। इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म इकाई जिस भी शरीर को चलाता है उस शरीर की प्राण कोशिकाओं के बीच के स्पेस से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली गुजरता है, जिससे जिस आकार का शरीर होता है उस आकार का एक पुंजाकार बन गया। इस पुंजाकार पूर्वक जीवन किसी शरीर को चलाता है तो पुंजाकार के माध्यम से चलाता है। तो वो शरीर से ज्यादा नहीं होता, शरीर से थोड़ा ज्यादा। थोड़ा शरीर उसमें एनवलप रहता है, मतलब हो सकता है 1 सेंटीमीटर ज्यादा ऐसा। ठीक। मेरा यहाँ पे वही सवाल जो मैंने पूछा तो आके खड़ा रहता है कि पहली बार जब पहले जीवन परमाणु का गठन हुआ, जब शरीर प्राप्त नहीं था, तो वो किस आकार में था? देखिए अब ये क्लैरिटी आ गई कि अस्तित्व में सारा घटनाक्रम किसी अनुक्रम में है। किसी क्लास 1 का बच्चा 8th में नहीं जाएगा, वो 2 में ही जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी, अब जब हम किसी पहला परमाणु की बात करेंगे तो हम बेसिकली हमको किसी प्लेनेट की बात करना होगा। ये खालिस्तान कहाँ तक है? असीम। धरतियां कितनी हैं? अनंत।
अब काल का क्या होगा? काल यहाँ पे खत्म हो गया, काल की गणना नहीं हो सकती। तो काल की गणना किसी प्लेनेट के संदर्भ में हो सकती है, अस्तित्व के संदर्भ में काल की गणना नहीं होती। अब किसी प्लेनेट पे देखें तो क्या होगा? जैसे बृहस्पति अभी धूलीकण है, ठोस भी नहीं है। अब इसको ठोस बनने में कितना समय लगेगा? हजारों साल मान लीजिए। अब ये ठोस हो गया। ठोस होने के बाद भी किसी प्लेनेट का धरती विकसित हो जाए का मतलब है कि उसके प्राणावस्था आने के लिए अनुकूल स्थितियां बन जाएं। इसके लिए कितना समय लगेगा? और आकलन करना होगा। अब उस पे प्राणावस्था का प्रसव हो गया। प्राणावस्था के प्रसव के लिए पानी की आवश्यकता है। अभी बृहस्पति पे धरती भी ठोस नहीं है, क्या वहां पानी की आवश्यकता है? अभी आवश्यकता ही नहीं, पहले धरती को ठोस होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब एक प्लेनेट धूलीकण के रूप में है तो वहां पानी की आवश्यकता ही नहीं। इसका मतलब जब एक प्लेनेट पे मानव शरीर या पशु शरीर के आने का, पशु शरीर के लेवल तक का प्रकटन हो गया है, होने वाला है, उस समय में वहां पे जीवन के उपलब्ध होने की आवश्यकता है, ताकि जब पशु गर्भ उपलब्ध हो तो उसको चलाने के लिए कोई जीवन उपलब्ध होगा। तो इसका मतलब है कि यदि उसी धरती के जीवन को गठनशील परमाणु गठन फॉर्म में होगा तो वो उस स्थिति में जाके उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और अस्तित्व में जो कुछ भी है आवश्यकता अनुसार है, तब जैसा होना होगा हो जाएगा, खत्म। तो बड़ी चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है, अपन अभी छोटी चिंताओं में काम चला लेते। आगे ये यहाँ लिखा है ज्ञान की व्यापक सत्ता है। हाँ। इसकी ही शून्य संज्ञा है। हाँ, क्रिया शून्य। शून्य ही क्यों? शून्य शब्द जो है क्रिया शून्य से आया है, मतलब ये क्रिया शून्य को ही शून्य लिखा। बुद्धि की एक बार व्याख्या कर ली, सदा सदा एक सा बोध गम्य है। हाँ। तो सदा सदा एक सा बोध गम्य है का मतलब जिसको हम व्यापक वस्तु कह रहे हैं। देखो व्यापक वस्तु में तीन बातें आएंगी। एक बात कह रहे हैं कि वो पारदर्शी है, पारगामी है और व्यापक है। ये तीन क्वालिटीज को डूबा, भीगा, गिरा। जब डूबा हुआ कह रहे हैं तो इकाई उसमें क्रियाशील, इकाई की क्रियाशीलता को व्यक्त कर रहे हैं। जब उसमें घिरा हुआ कह रहे हैं तो इकाई नियंत्रित है, क्योंकि घिरा हुआ से उसका आकार दिखाई देता है और आकार से किसी इकाई का नियंत्रित होना दिखाई देता है, और भीगा हुआ से उसका ऊर्जित होना दिखाई देता है। तो व्यापक वस्तु की तीन क्वालिटीज को कहा कि वो फैली हुई वस्तु है, वो पारदर्शी वस्तु है, पारगामी वस्तु। तो फैली हुई वस्तु है, पारगामी है, पारदर्शी। तो पारदर्शी और पारगामिता, पारदर्शी और फैला हुआ, ये दोनों बोध में आ जाता है। जो आत्मा में आने वाली चीज है वो एक ही है कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप। ये केवल आत्मा में पहचान में आता है, उसके पहले ये पहचान में नहीं आता। तो बोध के लेवल पे यदि हम बात करें, बुद्धि का लेवल का बोध गम्य है का मतलब है इसको हम पहचान पाए, अब इसमें कोई शंका नहीं। बोध का वो लेवल, जैसे आज की डेट में हम सोचें, आज की डेट में हम कितने सारे बात करते हैं व्यापक पे और उसकी क्वालिटीज पे और उसकी महिमा पे। अब अपने आप से पूछें कि ये मेरे लिए शब्द है, आज की डेट में व्यापक वस्तु मेरे लिए शब्द है, तर्क है या वास्तविकता है ना? वास्तविकता होगी तो अनुभूति में आ जाएगी, उसके बाद तो जिंदगी बदल जाएगी। इसका मतलब है अभी लॉजिक में है, या तो शब्द में है या तर्क में। तो शब्द में है या तर्क में, शब्द में है या तर्क में है, तो बेसिकली मनन पे है या श्रवण पे। श्रवण के लेवल पे भी तर्क है, मनन के लेवल पे भी तर्क है। मनन के लेवल पे न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रायोरिटी में आ गया है, श्रवण के लेवल पे चर्चा करना भी प्रायोरिटी में आ गया है। मनन के लेवल पे ऐसा ही जीना है, ये प्रायोरिटी में आ गया। इसका मतलब है कि अभी वो बोध में नहीं है, बोध गम्य नहीं हुआ है, वो एक स्थिति आई। तो इस रूप में कहा कि जब सत्य के रूप में कह रहे हैं तो हमेशा भासमान है, भास, आभास, प्रतीति, बोध। तो भास का मतलब मन का लेवल, वृत्ति और मन के बीच की घटना है। तो कहीं भी चर्चा करो, पूरे शिविर में देखो, मैं तो इतने साल से देख रहा हूँ, पूरे शिविर में इतने साल से जब सहअस्तित्व खुलता है तब तो लोग सबसे अधिक खुश होते हैं। इतने साल से नोटिस कर रहा हूँ,
इसका मतलब जबकि उसको रोजमर्रा की जिंदगी में वो खाली स्थान से उसका कोई लेन देन नहीं, लेकिन कोई ईश्वर नाम की चीज उसके मन में बैठी हुई है ना। कोई सूक्ष्म सत्ता, कोई सच्चाई उसके भीतर कोई जगह बनाए हुए है, उसकी जगह खाली है, वो जगह जैसी भरती हुई दिखाई देती है, आदमी रोमांचित होता है। ये रोमांचित होने का मतलब है कि उस समय में बुद्धि सहमत हो रही होती है। बुद्धि का किसी चीज से, हमारे जीवन क्रिया में, हमारे किसी चित्त से, विचार और इच्छा से बुद्धि का सहमत होना हमको रोमांचित करता है। बढ़िया। तो ये व्यापक वस्तु बोधगम्य है का मतलब है ये सभी के लिए समझने लायक चीज है, ऐसा कहा। भासमान है, इसके होने का भास होता है, सभी को समान रूप से होता है, सभी इसको समान रूप से समझ सकते हैं। अभी तक क्या था कि सत्य निर्वचनीय है, अव्यक्त है, समझा नहीं जा सकता है ना, रहस्य है। यहाँ कह दिया कि बोधगम्य है, व्यापक वस्तु को सत्य कहा गया और सत्य बोधगम्य है, समझा जा सकता है। हाँ जी, ये अंश के स्तर पे पारगामियता है? परमाणु अंश के स्तर पे पारगामियता को कैसे तू कर पाएंगे? परमाणु अंश के स्तर पे मैंने कल इसको काफी अच्छे से कहने की कोशिश की थी, ध्यान रखे कि क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं शेष बचा रहता है। कोई भी परमाणु अंश हमको ऊर्जित दिखाई देता है, इससे सिद्ध होता है कि ऊर्जा उससे आ पाती है। परमाणु का कितना भी छोटे से छोटा टुकड़ा किया जाए, अंश का कितने भी छोटे से छोटा टुकड़ा किया जाए, हर छोटे से छोटा टुकड़ा भी अपने आप में ऊर्जित है, क्रियाशील। क्रियाशीलता ये बताती है कि वो ऊर्जा संपन्न है, इसका मतलब है कि खाली स्थान उससे आर पार है, तभी वो ऊर्जित है। बड़े और कुछ भैया वो दो लॉजिक जो आपने बताए थे कि जो दो लॉजिक काम नहीं करते हैं, गिर जाते हैं, फिर से उस लॉजिक को समझना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक लॉजिक ये है कि एक इकाई दूसरी इकाई से ऊर्जित है, साइंस के साथ। दूसरा लॉजिक ये है कि हर इकाई अपने आप में किसी से ऊर्जित है, कोई महिमा। हाँ, तो इसमें ये हो गया कि व्यापक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा तर्क बैठता है। तो ये तर्क को गिराए कैसे? नहीं, व्यापक है ही नहीं। हाँ। व्यापक की जो धारणा है, ये पोस्टुलेट जो है, ये पोस्टुलेट ही ना हो। हाँ। और वो जो दो लॉजिक है, ये दो लॉजिक गिर कैसे जाते हैं? आपने समझाया था, लेकिन उस वक्त समझ में आ गया था, भूल गए। कोई बात। देखो, ये बोल रहे हैं कि किसी भी इकाई को ऊर्जा निरंतर प्राप्त है, और जब दूसरी इकाई उसको ऊर्जा दे रही है, तो दूसरी इकाई ऊर्जा दे रही है, इसका मतलब वो भी कहीं से ऊर्जा पा रही है, उसके अंदर ऊर्जा है। अब वो जितनी ऊर्जा देगी उसमें कुछ मशीन लॉस रहेगा ही, तो जितनी उसके पास ऊर्जा होगी वो उससे कम ही दे पाएगा, और ये लगातार कम ही होता जाएगा। यदि उसका कोई अपना सोर्स, यदि उसको कहीं और से मिल रहा है तो उसको भी कहीं और से मिल रहा है, तो फाइनली ये कम होता जाएगा, और ये कम होता जाएगा। इधर इकाई को ऊर्जा निरंतर मिल रही है। इकाई के आचरण से ये पता चलता है, सृष्टि में सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता है। इसका मतलब है कि उसका ऊर्जा का लेवल सेम बना हुआ है। यदि ऊर्जा का लेवल सेम बना हुआ है और किसी दूसरी इकाई से उसको मिल रहा है, तो ये प्रूव ही नहीं हो रहा है कि निरंतरता के अर्थ में कोई दूसरी इकाई ऊर्जा दे दे, क्योंकि इकाई में अपने आप में मशीन लॉस होता है, उसकी ऊर्जा घटती है और कोई दिन उसकी ऊर्जा खत्म होना है। और यदि सभी इकाइयां अपने में ऊर्जित हैं, अपनी महिमा से अपने आप में ऊर्जित हैं, तो उनमें परस्पर हार्मोनी को डिफाइन नहीं कर सकते। सृष्टि की सभी इकाइयां यदि अपने तरीके से ऊर्जित होंगी तो उनमें परस्पर सामंजस्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आधार गिर जाता है कि हर इकाई अपने तरीके से ऊर्जित है। वो अपने तरीके से भी ऊर्जित नहीं है, दूसरी इकाई से भी ऊर्जित नहीं है, तीसरी कोई चीज है नहीं। इसलिए व्यापक एकमात्र वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है ना, और सभी इकाइयों में हार्मनी है, जिसका मतलब है कि सभी इकाइयों में ऊर्जा का स्रोत एक है, एक ही कोई वास्तविकता, खाली स्थान के अलावा और कोई वास्तविकता है नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि खाली स्थान खाली नहीं। आगे अनवर जी के शब्दों में, कभी किसी चर्चा में उन्होंने बोला
कि जिस दिन मानव को ये समझ में आएगा कि खालिस्तान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, आदमी नाचने के सिवाय कुछ और कर ही नहीं सकता। ये इतनी बड़ी खुशी है, ये इतना बड़ा, हम वो उतना कितना बड़ा ये तो वही समझ सकते हैं, अपने तो अभी वहां तक पहुंचे नहीं। लेकिन ऐसे हल्के शब्दों की भाषा में प्रयोग नहीं होते। नाचना शब्दों में बहुत कम होता है, ऐसे जो सामान्य बोलचाल में हल्के शब्द आते हैं ऐसे उनकी भाषा में कभी प्रयोग नहीं होते। तो कोई कोई क्षणों में ऐसी कोई भाषा वो प्रयोग करते हैं। हाँ जी, आप। हाँ, आपने जो बोला डूबना और घेरना, उसमें जरा डिफरेंशिएट कीजिए, मुझे वो कंफ्यूजन है। डूबना घेरना को कल जब चर्चा कर रहे थे तब वो कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे एक बॉल, लोहे का बॉल पानी में डूबा है, ठीक है, पानी में डूबा है, भीगा नहीं है, क्योंकि बॉल, लोहे की बॉल के अंदर पानी नहीं घुसेगा। तो लोहे का बॉल पानी में भीगा हुआ नहीं है, डूबा हुआ है। हाँ। और डूबा हुआ है और घिरा हुआ भी है, लेकिन बॉल पे सरसों का तेल लगा है। अब वो बॉल सरसों के तेल से घिरा है, पानी से नहीं घिरा है, क्योंकि तेल के अंदर पानी नहीं जा रहा है। हाँ। तो इस एक एग्जाम्पल ने ये कहा कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल देख पाए कि ये सारी बातें कहने का मतलब क्या है। डूबा भीगा गिरा से हम क्या कहना चाहते हैं? तो डूबा भीगा गिरा से ये कहना चाहते हैं कि इकाई के चारों तरफ भी खाली स्थान है, इकाई का सरफेस भी उससे घिरा हुआ है, इकाई के आर पार भी है, तो सभी जगह खाली स्थान है। इससे कहने का आशय केवल इतना है। डूबा भीगा गिरा तीनों शब्द एक साथ इस बात को इंगित करते हैं कि कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां खाली स्थान नहीं है। इस सारी संभावना को खत्म कर दिया। चारों तरफ है, घिरा हुआ है, भीगा हुआ है। तो मैंने कहा कि कोई चीज भीगा हुआ है और घिरा हुआ ना हो, ऐसा भी एक काम कर सकते हैं, है ना। लोहे के कवच में एक छेद छोड़ सकते हैं, उसके अंदर में रुई रख सकते हैं, उसमें सारा अंदर में भीगा हुआ है ना, और उसमें बाजू में तेल लगा दीजिए तो छुएगा, गिरेगा नहीं। अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो डूबा भीगा गिरा, इसके बाद कोई जगह नहीं बची। पर्पस बेसिकली ये है कि बस पर्पस समझ में आता है तो उस शब्द का मीनिंग क्या है, क्यों इसको यूज करना है। सेकंड बुलेट बताती है दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गणी है। कहाँ भैया, कौन से पेज में? सेकंड बुलेट है, पहले सेकंड बुलेट है। जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है। जागृत मानव ही, जागृत मानव का मतलब है अनुभव संपन्न मानव। अनुभव संपन्न का मतलब, मानव का मतलब है कि जहाँ आत्मा में सहअस्तित्वानुभूति हो गया है, तो वो मानव की दृष्टा पद में गण्य है। का मतलब है कि उसको, उसका देखना अपने आप में कंप्लीट है। वो सत्य दृष्टि से देख, न्याय धर्म सत्य दृष्टि से देखेगा ना। जो अनुभव संपन्न नहीं हुआ है वो प्रिय दृष्टि से देखेगा। तो जब प्रिय दृष्टि से देखेगा तो वो देखना कंप्लीट होगा, पूरा होगा कि अधूरा होगा। तो प्रिय हित लाभ दृष्टि से हम अधूरेपन के साथ देखते हैं, न्याय धर्म सत्य दृष्टि पूर्वक हम कंप्लीट देखते हैं, सहअस्तित्व को आर पार देखते हैं। दृष्टा पद प्रतिष्ठा वो है। तो इससे कम में मानव में देखने की ताकत है, लेकिन वो हमारी देखने की ताकत अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमको अधूरा दिखाई देता है। इसलिए हमारे पास जिंदा रहने का ज्ञान है, जीने का ज्ञान हमारे पास अभी नहीं। ठीक, व्यवहार बता दीजिए। अधिक मानव एकत्र होने के। हाँ, देखिए ये परिभाषा में ना व्यवहार जितनी गहराई में कहा जा रहा है, इस परिभाषा में उतनी गहराई से व्यक्त नहीं होता है ना। तो इसमें लिखा है एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए जो श्रम या श्रम नियोजन है उसका नाम व्यवहार है। तो एक से मानव तो एकत्र चोरी के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उसमें निहित है कि वे चोरी के लिए एकत्र नहीं हो रहे हैं। तो व्यवहार का परिभाषा है मानव का मानव के साथ सुखी होने के लिए किया गया श्रम। मानव का मानव के साथ सुखी मतलब, सुख मतलब समाधान। तो मानव का मानव के साथ समाधान के अर्थ में जो आदान प्रदान है, इसका नाम समाधान है। बाकी सब खाना पीना है। यदि समाधान, दो समाधानित मानव में के बीच में खाना पीना और ये होगा, फिर वो समाधान की रोशनी में ही आएगा। अभी जिंदा रहता हुआ मानव
जीने में नहीं आएगा। लेकिन जब जीने की बात करेंगे तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही रहेगा। तो जिंदा रहने के तमाम क्रियाकलाप भी, फिर समृद्धि पूर्वक कैसे जीना है ये भी समाधान है ना। कोई खेती कैसे किया जाए ये भी समाधान है। बिना समाधान के खेती कैसे किया जाए टेक्निक है। फिर सारा उस रोशनी में आ जाए। तो मानव का मानव के साथ समाधान का मतलब है मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने के अर्थ में सभी मानव समाधानित हो जाए, सभी परिवार समृद्ध हो जाए, समाज में से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इस अर्थ में जो आदान प्रदान है, ऐसा समझने की योग्यता, ऐसा जीने के लिए स्नेह सहयोग, इसका नाम समाधान। उसी के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो श्रम नियोजन है। जैसे हमारे बीच में क्या हो रहा है, ये विचार प्रधान व्यवहार हो रहा है। परिवार में क्या होता है, वहाँ आचरण प्रधान होता है। ये व्यवहार ही है। शिविर में जो क्रियाकलाप है ये व्यवहार की श्रेणी में आ जाए। चलिए, हाँ जी। दृष्टि से प्राप्त समझ अवधारणा और अनुभवी दर्शन है। हाँ, तो दर्शन क्या है? हाँ, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव की दर्शन। तो बेसिकली दृष्टि का मतलब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से उतना वो आपको कनेक्ट करते जाना है। यही शिविर और ये पूरी चर्चा का संदर्भ यही है कि जो शब्द जिस अर्थ में लिखा गया है, एक तो ये काम भी ध्यान में रखें, जब भी कोई शब्द समझ में ना आए तुरंत ऐप से परिभाषा देखें, परिभाषा देखने का अभ्यास बनाएं। उससे ये होगा कि जब आप एक शब्द देखने जाएंगे तो आपको दो शब्द और देखने की आवश्यकता बन जाएगी। इस क्रम में शब्दों का जिस अर्थ में शब्द दर्शन में प्रयोग हुए हैं वो भाषा हमारे चित्त में लोड होता जाएगा और उस क्रम में हमारी सटीकता बनी रहेगी और धीरे धीरे हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। पेज नंबर 2 पे दूसरा जो बुलेट पॉइंट है उसमें और वो कहीं और जगह भी आता है कि व्यापक सत्ता जागरूक मानव में से के लिए। हाँ। में से के लिए वो क्या, वो समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए ये सारी बातें बीच में एक बार ध्यान में आ जाएगा। तो सेंटेंस को छोटा करने का जुगाड़ है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? व्यापक सत्ता मानव में कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप, मानव से कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप, मानव के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप। तो इसमें तीन सेंटेंस को अलग नहीं लिखना है, इसलिए एक लिखना है। हाँ, तो 3 सेंटेंस में कहने की बजाय उसको एक सेंटेंस में बोलो। पहले चैप्टर में ये जो भास है ना, भास का मूल्यांकन शब्द 3 दिन आज तक क्लियर नहीं हुए। क्या? भास, आभास। भास आभास मतलब मन और वृत्ति के बीच में भास है और वृत्ति और चित्त के बीच में आभास है ना। तो इसका मतलब है कि कोई चीज हमको भास होती है, शब्द से कोई चीज है इसका पता चलता है, कोई चीज है। और आभास का मतलब है उसकी और क्लैरिटी बनी तो आभास हो गया। तो भास, आभास, प्रतीति और बोध, प्रतीति और बोध एक में आ गया, फाइनली अनुभव। तो बेसिकली जीवन क्रियाओं में ही हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि से हम जितना देख रहे हैं उसकी क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, उसको भास, आभास, प्रतीति कहा गया। तो भास में चीज बहुत कम दिख रही है, केवल ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है। जब मैं लॉजिकली उसको सब तरफ से कनेक्ट कर पाया और वो मेरे जीने के लिए प्रायोरिटी भी बन गया, इसका मतलब अब वो पहले की तुलना में उससे ज्यादा क्लियर है। तो भास की तुलना में आभास ज्यादा क्लियर। तो भास का लेवल क्या है? जब मैं शब्द मन से कोई चीज को सुनता हूँ और विचार मन और वृत्ति के बीच में मन में आभास होता है। विश्लेषण को थोड़ा बहुत हुआ और उस शब्द के साथ मैंने कोई चीज को कनेक्ट करके देखा कि हाँ कोई चीज है। आभास में कह रहे हैं कि उसका चित्रण पूरी तरह से हो गया। न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना और उसकी प्रायोरिटी बन जाना। अब जो चीज में कह रहे हैं उसका नाम आभास है। दोनों में फर्क है कि नहीं? पहला लेवल है भाव, पहला लेवल है, मिनिमम लेवल है भास। जैसे ईश्वर, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, कितने लोग हैं ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, आत्मा का नाम नहीं लेते हैं? ईश्वर और आत्मा का नाम अधिकांश लोग लेते हैं। अब ये किस लेवल का, ये किस लेवल पे?
तो मिनिमम बोलेंगे तो भास का लेवल, और मिनिमम आएंगे तो भास का भी ना हो तो शब्द ही है। पर ऐसे कुछ लोगों को उससे कोई उसके साथ कोई आस्था वास्ता नहीं है, और सुना है और उसके साथ कोई आस्था नहीं जुड़ता है, तो फिर शब्द ही रह गया और कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को शब्द भी है और उसके साथ कोई आचरण भी उसके साथ जोड़ देते हैं, इसका मतलब है कुछ आभास है, उसके साथ कोई आचरण हमने जोड़ा है, इसका मतलब उससे अधिक वेट हमने उसको दिया है। फिर मान लीजिए दर्शन में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कोई दर्शन पढ़ा, उस दर्शन के बारे में, ईश्वर के बारे में जितनी सूचनाएं हैं उसको दिया, उस पर अपना मन लगाया, है ना, और हमारे मन ने उसको स्वीकार कर लिया, यहाँ ऐसी कोई वास्तविकता है, इसको हम आभास का लेवल कहते हैं। तो भास लोएस्ट हो गया, आभास आभास दोनों 4.5 क्रिया के अंदर, बोध जो है 5.5 क्रिया के ऊपर, बुद्धि के लेवल। भास आभास कुल मिला के किसी इकाई को यदि और क्लियरली बोले, रूप और गुण में भास आभास हो जाता है, स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार बोध होता है। रूप और स्वभाव धर्म देखा हुआ ना, तो रूप और गुण में स्वभाव, तो बेसिकली जब हम आभास बोल रहे हैं तो गुण के लेवल पे कोई चीज को देख रहे हैं, जब हम भास बोल रहे हैं तो केवल रूप के लेवल पे देख रहे हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। तो किसी चीज को केवल रूप के लेवल पे देख रहे हैं, किसी चीज को गुण के लेवल पे देख रहे हैं, तो एक क्वालिटी ऊपर बढ़ गई, और साक्षात्कार में उसके होने को छू दिया। गुण केवल प्रभाव, वास्तविकता अभी अलग। हाँ जी, मूल्यांकन फाइनली ये बोल रहे हैं कि मूल्य को आंकना। मूल्य का मतलब है किसी चीज का व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप। तो मानव का मूल्यांकन, दृढ़ता, वीरता, उदारता, दया, तप, करुणा। तो मूल्यांकन, वस्तु का मूल्यांकन, वस्तु मूल्य, कला मूल्य। तो 30 मूल्यों की बात की गई, तो 30 मूल्यों में जब भी किसी वस्तु का मूल्यांकन होगा तो क्या मूल्यांकन होगा? उपयोगिता मूल्य, कला। उपयोगिता मूल्य का मूल्यांकन क्या बोलेंगे? शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए, शरीर को गति प्रदान करने के लिए। तो एक एक चीज पे उंगली रखने कहा जा सकता। संसार की कोई भी वस्तु होगी, उसका मूल्यांकन क्या है? संसार की कोई भी भौतिक वस्तु शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए होगी, शरीर को गति प्रदान करने के लिए होगी, इससे अधिक उसकी औकात नहीं है। तो वस्तु मूल्य, ये उसका उपयोगिता मूल्य। कला मूल्य कह रहे हैं कि उपयोगिता मूल्य में जो वृद्धि है उसका नाम कला मूल्य। जैसे एक माइक, ये अपने आप में कला है, मैं हाथ में पकड़ के रखूंगा, कब तक रखूंगा? तो जुगाड़ बना दिया, सर पे लगा दिया, माइक सामने रखा। इसका फायदा ये है, चेहरा इधर जाता है, माइक सामने रहता है, ये भी इधर जाता है। जो बटन वाला यहाँ वाला लगाते हैं, कलर माइक लगाते हैं, जब चेहरा ऐसे मारता है तो माइक छूट जाता है। शिविर जैसा बोलने का जो इंटेंसिव प्रोसेस है, इसमें आवाज जरा से भी लूज होती है तो बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी परेशानी हो जाती है। इसलिए इस काम के लिए यही माइक ठीक है। तो ये कला मूल्य, उपयोगिता मूल्य की वृद्धि हो। बोल इससे भी सकते हैं पकड़, व्हाइट बोर्ड यूज कर, चौक भी घिस सकते हैं, लेकिन इतना चौक घिसना में थकान भी आ जाती है। इसमें आराम से थोड़ा लिखा हुआ भी अच्छा दिखता है। कई कलर भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट पे कोई चीज लिखी जाती है, ज्यादा क्लियरली दिखती भी है। तो कुल मिला के कला काम बोर्ड से भी चल सकता है। ये मंच ऊपर उठा दिया, ये मंच ऊपर उठाने का भी इतना ही मतलब है कि बैठ के बोला जा सकता है। मंच ऊपर नहीं उठाएंगे तो खड़ा होकर बोलना पड़ता है, क्योंकि आपकी आंखें नहीं दिखती। जब तक बोलने वाले को सामने वाले का चेहरा, आंखें विजिबल नहीं होती है, तब तक कनेक्ट नहीं बनता, फिर खड़ा ही रहना पड़ेगा। जब 6 घंटे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इसलिए उसको 1.5 फुट ऊपर उठा दिया। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में कला मूल्य हमको दिखाई देता है। तो संसार की सारी वस्तुओं में 2 ही मूल्य है, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य। खत्म। मानव में अब आगे विस्तार से अध्ययन करो, मुझे थोड़ी पढ़ाऊंगा, है ना? तो आपको सब सेंस पकड़ में आ गया। किसी इकाई का व्यवस्था में भागीदारी, उसका मूल्य। व्यवस्था में भागीदारी क्या है? तो जब मानव में सुख, शांति, संतोष, आनंद बोल रहे हैं, ये स्थिति है। जब मानव में दृढ़ता, वीरता, उदारता, दया, कृपा बोल रहे हैं, ये मानव का गति है। तो मानव की स्थिति में वो सुख, शांति, संतोष, आनंद के साथ होता है। मानव जब गति करता है तो दृढ़ता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक गति करता है। यही उसका मूल्यांकन, आधार पे उसका मूल्यांकन होगा। दृढ़ता में मेरी स्थिति क्या है, वीरता में मेरी स्थिति क्या है, उदारता में मेरी स्थिति क्या है।
इस आधार पर मैं अपना मूल्यांकन कर सकता हूँ। संबंध में मूल्यांकन कैसे होगा? तो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य। सेकंड पेज का सेकंड बुलेट पूरा सेकंड पेज का सेकंड बुलेट। व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत हैं। व्यापक क्या क्या क्लियर करो? व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में। इतनी कहानी पहले गाई थी, वो क्या होता? ये बताओ क्या समझ में नहीं आया? व्यवहार काल में नियम, ये देखो व्यापक को ऐसा बोला है। अच्छा ऐसे मत करो, लाल दवाई डबल। हाँ देखिए, एक तो ये बहुत क्लियरली समझना होगा है ना? तो जीवन और व्यापक वस्तु के सह-अस्तित्व में जो चित्त, वृत्ति चित्त में वो विचार के रूप में उपलब्ध है। तो बेसिकली यदि जीवन एज ए होल मानेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु, अभी ये सारी वस्तुओं को देखें। नियम अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? नियम का कोई आकार है? नियम में कोई मास है? नियम में कोई आकार नहीं है, नियम में कोई मास नहीं है। विश्वास में कोई आकार नहीं है, विश्वास का कोई मास नहीं है। तो इस रूप में हम देखेंगे नियम, न्याय, धर्म, समाधान मतलब धर्म और सत्य, ये चारों एक लाइन से बोला गया कि अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, इसको सत्य कहा गया। विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, इसको धर्म कहा गया। आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। तो मानव के चार ही आयाम हैं, नियम, न्याय, धर्म और सत्य। चार ही आयाम का मतलब क्या है? मानव शरीर चलाता है तो शरीर की आवश्यकता के लिए मनुष्यतर प्रकृति के साथ काम करेगा। तो मनुष्यतर प्रकृति के साथ काम करेगा तो नियम पूर्वक काम करेगा तो समृद्धि उपलब्ध होगी। तो या तो मानव मनुष्यतर प्रकृति के साथ काम करेगा, या मानव मानव के साथ व्यवहार करेगा, या मानव स्वयं में विचार करेगा, या मानव स्वयं में अनुभूति के साथ बना रहेगा। तो अनुभव और विचार ये तो जीवन का स्वत्व है, ये तो हमेशा मानव के साथ बना ही हुआ है, शरीर नहीं है तब भी बना हुआ है। व्यवहार और कार्य आवश्यकता अनुसार है। एक छोटा बच्चा कार्य करता नहीं है और एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसका शरीर छीन हो गया अब वो भी कार्य करता नहीं। तो कार्य आवश्यकता अनुसार है, व्यवहार योग्यता अनुसार है। व्यवहार योग्यता अनुसार है। हमारी व्यवहार की योग्यता होगी तो व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो इससे समझ में आया इसके अलावा मानव का और कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। धरती पे ये चार आयाम के अलावा मानव का और कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। अभी हमारी हालत कैसी है? अनुभव तो है नहीं, तो ऊपर वाला माला खाली हो गया। विचार हम करते ही हैं। अभी विचार व्यवस्था का करते हैं कि अव्यवस्था का विचार करते हैं? जब व्यवस्था की समझ नहीं है तो अव्यवस्था का विचार करते हैं। व्यवहार क्या करते हैं? व्यवहार की सीमा इतनी है कि मेरा काम निकल जाए, सामने वाला बुरा मत मान जाए, उसकी नजरों में मैं अच्छा बना रहा हूं। ये हमारे व्यवहार की सीमा है। कार्य क्या क्या मतलब है? कम दे के ज्यादा मिल जाए, ये कार्य की परिभाषा हुई। तो इस रूप में देखा जाए तो सब जगह झंझट ही झंझट। तो इस रूप में कहा कि यदि हमको सहअस्तित्व समझ में आएगा तो ये व्यापक वस्तु सहअस्तित्व का महिमा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। इसी को बोला सुख साधन है। ये व्यापक वस्तु अपने आप में शुद्ध है, सुखप्रद है। इसका पता कैसे चला? तो अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय बराबर उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है, व्यवसाय काल में नियम से समृद्धि के स्वरूप में प्राप्त है। तो चारों ओर सुख की बरसात है। इसी को बोला वो सुखप्रद। चारों आयाम में है ना, विचार आयाम, व्यवहार आयाम, है ना, कार्य आयाम और अनुभूति अनुभव आयाम। चारों आयाम में उसका सुख स्वरूप कैसा है, ये सूत्र उसको व्याख्यायित करता है। अब कुछ और हो तो बोलो, ठीक हो? पढ़े। हाँ जी, और बोलिए। वस्तु बोला तो आया है, उसका मतलब वास्तविकता,
वास्तविकता भौतिक हो सकती है, वास्तविकता रासायनिक हो सकती है, वास्तविकता जीवन हो सकती है, वास्तविकता व्यापक हो सकती है। इकाई आया मतलब दो ही प्रकार का इकाई होगा, जड़ और चैतन्य। इकाई बोला तो 4 ही अवस्थाओं का इकाई होगा, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। हर बार में टिक 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 क्लियर, हर शब्द का क्लियर परिभाषा, क्लियर क्वेश्चन। इसी से हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि उस बारे में बात की जा सकती है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, जिया जा सकता है। क्योंकि शब्द से अर्थ निश्चित है, अर्थ से वास्तविकता निश्चित है। और तो पहले से प्रचलित है। देखिए एक तो ये एक और बात आपके ध्यान में रहे ताकि बुक्स पढ़ना थोड़ा आराम में आ जाए। दर्शन में एक भाग वो है जो कि आदरणीय नागराज जी ने वास्तविकताओं को जैसा देखा, परंपरा में प्रचलित जो शब्द थे उन्हीं शब्दों को पुनर्परिभाषित किया। देखो, तो आदरणीय नागराज जी ने एक काम ये किया कि उन्होंने अस्तित्व को जैसा देखा, डायरेक्टली जो शब्द परंपरा में प्रचलित थे ही उन्हीं शब्दों को पुनर्परिभाषित किया। तो परिभाषा विधि से अपने अनुभव को कहा, एक काम किया। दूसरा काम ये किया, जो परंपरा में तमाम तरह के शब्द आध्यात्मिकता में उपलब्ध हैं, उन शब्दों को भी दर्शन की रोशनी में पुनर्परिभाषित किया। जैसे मोक्ष मतलब आवागमन से मुक्ति, उन्होंने कहा कि मोक्ष आवागमन से मुक्ति नहीं है, हमको शरीर के कारण कोई कष्ट नहीं है, हम भ्रम के कारण कष्ट में हैं, तो भ्रम से मुक्ति मोक्ष होगा कि आवागमन से मुक्ति मोक्ष होगा। ये बात ठीक है कि जब भ्रम से मुक्त हो जाएंगे तो आवागमन पे अधिकार आ ही जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स ना करना नहीं है। हमारा ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब इधर आता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म को समझकर ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना। ब्रह्म को हम देखो कहाँ लेके आए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म को समझना। ब्रह्म को समझने का मतलब सहअस्तित्व को समझना। सहअस्तित्व को समझने का मतलब है अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में। ऐसा जिएंगे तो संज्ञानीयता में जीते हुए, ज्ञान पूर्वक जीते हुए इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। ये उसका बाई प्रोडक्ट है। तो इंद्रियों का नियंत्रित रहना बाई प्रोडक्ट है जब हम ज्ञान पूर्वक जीते हैं, है ना। इंद्रियों को नियंत्रित करने से ज्ञान नहीं हो जाता, है ना। किसी को ज्ञान उपलब्ध हो गया, उसका कपड़ा गिर गया, ये घटना स्वाभाविक रूप से घट गई। कपड़ा गिराने से ज्ञान नहीं हो जाता। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ, उसके पहले क्या बात हुई थी? ब्रह्म का आचरण। उसके पहले क्या बात हुई थी? लोकेश। तो लोकेश का मतलब मालिक है, ईश का मतलब मालिक। अब पता चला, उसको पुनर्परिभाषित कर दिए। लोकेश का मतलब मालिक नहीं है, खाली स्थान अपने आप में एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। उसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होने को नियंत्रित के रूप में पहचान, और वो लगातार ऊर्जित है, इसको संरक्षित के रूप में पहचान, इसको लोकेश। तो सारे शब्दों को उनका सही अर्थ रख दिया। तो यहाँ ये कह दिया मालिक नहीं है, बनाने वाला नहीं है, चलाने वाला नहीं है, नियंत्रित करने वाला नहीं है। सहअस्तित्व महिमा है जिसमें होने मात्र से इकाइयां नियंत्रित हैं। नियंत्रण करने वाला नहीं है, नियंत्रण उपलब्ध है। चलाने वाला नहीं है, उसमें होने मात्र से स्वयं स्फूर्त क्रियाशीलता है, इकाइयों में क्रियाशीलता है। हाँ जी, पेज नंबर 9 पे कैसे चले? हाँ जी, 3 नंबर सबका पूरा हो गया। पेज नंबर सभी ओर से समझ गए। हाँ जी, सेकंड पेज में खाली में ये बीज सेना, उत्तर सेना, लोक सेना है, वो न्याय धर्म सत्य के हिसाब से। हाँ, ये भी समझ लीजिए कि पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा परंपरा में नेगेटिव अर्थों में कहा गया है। परंपरागत साहित्य में लोकेषणा, पुत्तेषणा, वित्तेषणा को गलत इच्छाओं के रूप में कहा गया है, अनियंत्रित इच्छाओं के रूप में कहा गया।
यहाँ पुतेष्णा लोकेष्णा को सही इच्छाओं के अर्थ में कहा गया है। आपको दो बातें यहाँ कह देता हूँ। देखो, ज्ञान को दो भाग में कहा गया है, जिंदा रहने का ज्ञान और जीने का ज्ञान। जिंदा रहने के ज्ञान में क्या आया? मानव में आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतने को पहचान के इसके अनुरूप जीने की योग्यता आ गई है। इसका नाम जिंदा रहने की योग्यता। ये जिंदा रहने का ज्ञान है। जिंदा रहने का ज्ञान का क्या मतलब हुआ? हम आहार, निद्रा, भय, प्रजनन को पहचानते हैं, रूप, पांचों इंद्रियों को पहचानते हैं, उसके अनुसार शरीर से जो संवेदना प्राप्त होती है उसके अनुकूल हम कार्य कर पाते हैं। इसका मतलब हमको जिंदा रहने का ज्ञान आ गया है। लेकिन जीने का ज्ञान नहीं। जीने का ज्ञान क्या बोल रहे हैं? उत्तेजना, वित्तेषणा, लोकेशना और उपकार पूर्वक जीना। तो ज्ञान को 4 और 5, 9 डिजिट, 9 और 3 12, उपकार 13। तो जीने के अर्थ में ज्ञान को 13 डिजिट में कहा गया। कंप्लीट जीने के अर्थ में ज्ञान को 13 डिजिट में कहा गया, जिसमें कि आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको जिंदा रहने का ज्ञान था। उत्तेजना, वित्तेषणा, लोकेशना ये अनुभव मूलक है। उत्तेजना, वित्तेषणा, लोकेशना और उपकार ये अनुभव मूलक है। अनुभव मूलक विधि से हम उत्तेजना, वित्तेषणा, लोकेशना को प्रमाणित करते हैं और फाइनली दिव्यता को पाके हम उपकार पूर्वक जीने को प्रमाणित करते हैं। ये बहुत ऊंची चीज है। बढ़िया। अनुभव में कैसे, उत्तेजना अनुभव में कैसे? एक अनुभव संपन्न मानव उत्तेजना को प्रमाणित करेगा। चलो पहले आप समझ लेते हैं, कहानी पहले कर लेते हैं। कहानी कथा क्या कहना, इसका संग्रहण कर रहा भैया तो वित्त का अर्थ भी समझा दें। हाँ भैया, और क्या दोगे वो बता दो, बस पेमेंट क्या दोगे वो बता दो। पहले वित्तेषणा की बात करते हैं। वित्तेषणा का मतलब है अनुभव मूलक विधि से परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करना वित्तेषणा। परिवार में वित्तेषणा और पुत्तेषणा का मतलब है जनबल कामना का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को, है ना, विवाह पूर्वक संतानोत्पत्ति करना और वो इस अर्थ में करना कि किसी जीवन के प्रमाणित होने के लिए शरीर उपलब्ध कराना और उस शरीर का पालन पोषण करना और जागृति के अर्थ में उसका पोषण करना, ये पुत्तेषणा। ठीक है। तो पुत्तेषणा, वित्तेषणा परिवार में प्रमाणित होगी। लोकेशना समाज में प्रमाणित होगी। लोकेशना का मतलब है सभी, मतलब समाज में सभी समाधान समृद्धि को पूर्वक जी सकें, समाज भय से मुक्त हो सके, इस अर्थ में लोग आपको पहचान लें। परिवार में हमारी पहचान क्या है? परिवार में कोई व्यक्ति रहे और पैसा नहीं कमाए तो उसकी पहचान कैसी? संकट में आ जाते। हम इस संकट से गुजरे, जिंदगी में पैसा कमाए, जो परिवार में पैसा नहीं कमाए उसकी पहचान वो संकट में आ जाती। और परिवार में पैसा भी नहीं कमाए और परिवार में जीने के स्वरूप में भी कोई मदद ना करे, तो आपने परिवार में किया क्या? परिवार में आपकी उपयोगिता क्या है? या तो परिवार के समाधान पूर्वक जीने में हम सहयोगी हैं, या परिवार में समृद्धि के अर्थ में हम योगी हैं, सहयोगी हैं। तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि मेरा शरीर ऐसी स्थिति में है जिसको केवल सेवा की आवश्यकता है। या तो मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ, तो फिर मेरी केवल सेवा करोगे, मेरी और कोई स्थिति ही नहीं। ना मैं समृद्धि को प्रमाणित कर सकता, ना मैं समाधान को प्रमाणित कर सकता, या प्रमाणित करना तो दूर की बात है, ना मैं समृद्धि के अर्थ में कोई काम कर सकता हूँ, ना मैं समाधान के लिए कोई काम कर सकता हूँ। ये देखो, ये हाउसवाइफ होने को हमने क्यों इतना छोटा किया हमारा? उसके पीछे कारण क्या है? हमने होम मेकर और बड़े बड़े शब्द लाके उसको ढकने की कोशिश की, हो ढक नहीं रहा। आप कितना भी बड़े बड़े शब्द दे दो, बोलने वाले को तो फील नहीं हो रहा, क्योंकि बेसिकली देखा जाए ना तो वो पैसे पैदा करने का काम हो रहा है,
ना उसमें इस परिवार में समाधान के अर्थ में कोई काम हो रहा है। जो बच्चा पैदा होने की घटना है वो तो बायोलॉजिकल है, उसमें आपकी कोई भूमिका है नहीं, सच्चाई यही है, ठीक। उसको हम और उसमें हमारा कुछ किया धरा है नहीं। उसके बाद बाकी बचा घर चलाने का काम, घर की साफ सफाई और ये सब करने का काम। उसको बच्चों ने आकलन कर लिया, देखो खाना बनाने का मतलब है 5000 की बाई, और घर की साफ सफाई का मतलब है 2000 का मामला, और बाकी बचा 2000 का और मामला। कुल मिला के हमारा श्रम 10,000 रुपए महीने का है। बहुत नेकेड आई से देखोगे तो गलत नहीं, और पैकिंग ना किया जाए तो गलत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक परिवार में अच्छा, ये जो पैसे कमाने वाला क्यों इज्जत पा रहा है? क्योंकि पैसा डायरेक्टली मेरे शरीर के पोषण के लिए सारी सुविधाएं मेरे को उपलब्ध करा रहा है, उसका डायरेक्ट योगदान दिखाई देता है। तो 3 तरह के योगदान मानव की जिंदगी में दिखाई देते हैं: श्रम, सेवा और ज्ञान। श्रम, सेवा और ज्ञान। तो श्रम पूर्वक हम पैसा पैदा कर रहे हैं, जो भी भूमिका हो, चाहे खेत में श्रम करें, फैक्ट्री में श्रम करें, गौशाला में करें, या हम कोई दुकान में सामान रख के और बाकी लोगों को उपलब्ध कराएं, ट्रेडिंग करें। अल्टीमेटली हम किसी समय का नियोजन व्यवस्था के अर्थ में कर रहे हैं, या हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, फाइनली किसी को सुविधा उपलब्ध करा दें। तो ये जो श्रम वाला काम है, ये एक तरह का काम हो गया। सेवा वाला काम भी प्रतिफल की अपेक्षा में भी हो सकता है, संबंध में भी हो सकता है। इसलिए देखो, जब तक सामने वाला सेवा पाता है तब तक बहुत कृतज्ञ रहता है आपके प्रति। प्यास लगी है यार, एक गिलास पानी पिला दो, उस समय जब हाथ में प्यास आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सामने वाले के प्रति बड़ा भाव दिया। अब पानी पेट में चलेंगे, सीमित वस्तु के प्रति सीमित भाव। और एक गिलास पानी पिलाया था 1947 में, उसके लिए आज तक मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पैसे की आवश्यकता, जब पैसे की सुविधा की मुझको आवश्यकता थी तो मेरा बड़ा भाव था, आज मैं ही पैसा कमाने लगा हूं। तो पैसा कमाने के आधार पर हमने बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराई, इसके आधार पे बच्चों का भाव हमेशा के लिए बना रहेगा। इसके लिए मेरा भाव स्वयं के लिए बना रहेगा, क्योंकि स्वयं को भी सुविधाओं की हमेशा आवश्यकता नहीं है, जीवन को बेसिकली सुविधाओं की आवश्यकता उस रूप में नहीं है। इसलिए स्वयं के भीतर भी कोई खालीपन बना ही रहता है। मेरी भौतिक आवश्यकता पूरी होगी, जो जीवन की आवश्यकता वो तो पूरी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है, जो पैसा कमाने वाला काम है उसमें एक तरह का हमारी आवश्यकता का पूर्ति होना है, लेकिन एक तरह की आवश्यकता खाली है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो भी शरीर की सेवा है, तो श्रम और सेवा दोनों शरीर के लिए, श्रम और सेवा दोनों शरीर के लिए है, और दोनों की आवश्यकता सामयिक है। आज ये पैर सुबह से शाम तक बच्चे में लगा, ये 2 साल बाद ये खड़ा होकर भागने लगेगा। उस समय तो आपको हर समय लेके गोदी में लेके खड़े होने की जरूरत, बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय अब ये जो भाव है पोषण का, यदि ज्ञान बच्चे में यदि समझ मिलेगी तो उसको ये इस बात को रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि मेरे लिए इतनी सेवा की गई। अभी जो बड़ी दुर्घटना है कि हम माँ बाप ने बच्चों की सेवा की, या हमारी सेवा हमारे माँ बाप ने की, लेकिन मानव को सुनने लायक बात है, लेकिन मानव को वही चीज रिकॉग्नाइज होती है जो उसको ज्ञान पूर्वक रिकॉग्नाइज कराया जाता है। हमने सेवा की लेकिन उसको ज्ञान पूर्वक रिकॉग्नाइज नहीं कराया, ध्यान में आ गया। इसलिए अभिभावक विद्यालय में जो हम बात कर रहे हैं, तो नर्सरी क्लास में 1 साल केवल माँ ही पढ़ाई जाती है, पूरी साल माँ ही चल रही। एक संबंध को इतने लंबे समय तक साथ में रखा गया ताकि हमने संबंध में कुछ किया, ठीक है, हमने ज्ञान वाले भाग में नहीं किया, लेकिन शरीर वाले भाग में भी कम श्रम नहीं लगा। तो एक बच्चे के पालन पोषण से लेके और उसके लिए भौतिक सुविधाएं जुटाने से लेके और उसका सुख दुख ख्याल रखने से लेके जो कुछ भी श्रम माँ बाप के द्वारा हुआ है, उस श्रम का आकलन, जो मूल्यांकन की बात आप कह रहे थे, उस श्रम का मूल्यांकन बच्चा कर सके, उसके लिए हमने क्या किया? बात बाजी कब किया, कब बताया?
जब उसने आपके अनुसार नहीं चला तब हमने बताया पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। हमने बताया प्रतिक्रिया में बताया। हमारे टाइम में तो इतनी स्ट्रगल थी, कुल मिला के हमको गाली ही देना है। तो जब मेरा गाली देने का मूड किया तब मैंने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। उससे सुन के उसके भीतर ज्ञान आएगा, कृतज्ञता आएगी कि प्रतिक्रिया आएगी, वो और प्रतिक्रिया में चला गया। ध्यान में आगे मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है, मानव समझ पूर्वक जीने वाली इकाई है। यदि मानव को हमने माँ बाप के किए श्रम और सेवा को बच्चे को एक्नॉलेज नहीं कराया, उसका ज्ञान उसको नहीं दिया, उसका एहसास उसको ठीक ढंग से नहीं कराया, तो उसके भीतर वो रिकॉग्निशन ही नहीं है कि तुमने कुछ किया। जब उसके भीतर वो रिकॉग्निशन ही नहीं है तो उसके भीतर से वो कृतज्ञता का भाव भी कहां से आएगा? बच्चे की गलती नहीं, गलती हमारी। अभी भी क्या हमें आपको आपस में बात करना कहाँ आता है? हमको मानव से बात करना नहीं आता, हमको शरीर से बात करना आता। खाना खाया गया, हम जीवन को लेके पति पत्नी बात कर सकें, जीवन की स्थिति को लेके पति पत्नी बात कर सकें, जीवन के संदर्भ में हम कुछ लंबी बात कर सकें, ऐसी हमारी योग्यता कहाँ? इसलिए साथ रहने के बावजूद खालीपन लगता है, क्योंकि जो मेरी आवश्यकता है वो एड्रेस नहीं हो रही। जब मेरी आवश्यकता मैं खुद एड्रेस करूंगा तो दूसरे की आवश्यकता को समझ पाऊंगा। पढ़िए, क्या ध्यान में आ गया? हमने होम मेकर बहुत कहा, होम मेकर को गर्व नहीं हुआ अपने ऊपर। एक तो होम मेकर ने जो किया था उसके श्रम को, उसकी सेवा को बच्चे को कन्वे नहीं किया गया, तो बड़ा होके वो उसके प्रति वैसा कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहा है। और घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी पैसे को ही सब कुछ माना है ना? जब पैसे को सब कुछ माना है और आपके श्रम को वैसा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं वो भी हमारे श्रम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बच्चा भी बड़ा होके हमारे श्रम को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो हमको निरर्थक महसूस होगा कि नहीं होगा? और अंदर में जीवन तृप्ति है ही नहीं, क्योंकि जीवन के लिए कुछ किया भी नहीं है। तो इससे इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि जो घटना घट रही है उसके भीतर में खालीपन कहाँ पे है, गैप कहाँ पे, और कैसे उस गैप को भरें। इसलिए केवल होम मेकर से काम नहीं चलेगा, ह्यूमन मेकर होने से ही काम चलेगा। मानव ही बनना होगा, मानव ही बनाना होगा। चाहे पत्नी है चाहे पति है, तो माँ बाप दोनों को मानव बनना होगा, तो हम बच्चे के शरीर का पोषण भी कर पाएंगे। और शरीर का पोषण क्यों कर रहे हैं ये तो बता दो। शरीर का पोषण कर करके उसको मोटापा बढ़ा दिया, क्योंकि सारा प्यार तो खाने में दे दिया, ले खा ले और खा। भैया यहाँ पे एक प्रश्न जो उठता है कि सेवा परमो धर्म कहा गया है, और सेवा को हमने अब तक परंपरा में इसी डेफिनेशन से लिखा है। धर्म नहीं है, सेवा की डेफिनेशन हमने अब तक तो क्योंकि हमने संन्यासीता को सब कुछ माना, क्योंकि हमने संवेदनशीलता को ही ज्ञान की पराकाष्ठा माना, इसलिए सेवा को परम। हमारे तो सारे सेंटेंस ऐसे हैं, कर्म ही पूजा है। अरे कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा है। ही मतलब आप करते रहो, मजदूरी करते रहो, तो कर्म भी पूजा है। कर्म ही पूजा, कर्म का मतलब यदि अपन काम करने से, हाथ चलाने से वो कर्म मान रहे हैं, यदि कर्म को विचार मान रहे हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन जो फैक्ट्री पे लिखा रहता है वहाँ फैक्ट्री पे खासकर वो कौन सा होता है, वो पूजा, कौन सी पूजा होती है? विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा पे होता है, बड़ा सा बैनर लगा होता है, कर्म ही पूजा। तो कर्म ही नहीं है, भी हो सकता है। ही में तो कार्य भी है, व्यवहार भी है, विचार भी है, अनुभव भी है। जब कर्म ही पूजा है तो हम एक आयाम की बात कर रहे हैं, केवल कार्य आयाम की बात कर रहे हैं। व्यवहार, विचार और अनुभव सब छूट गए। सेवा की अभी तक जो व्याख्या आई है परंपरा में वो ये है कि प्रतिफल की अपेक्षा बिना जो कर्म किया गया है वो सेवा है। हाँ, वही आप सेवा ये कह रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ, सेवा उतना ही है, सही अर्थों में सेवा वही है। तो प्रतिफल की अपेक्षा के बिना मैंने अपने भाई के सिर की मालिश कर दी, मैंने अपने भाई की टांग दबा दी, मैंने अपने भाई की कमर की मालिश कर दी, उसके लिए पानी ला दिया। मेरा भाई में बचपन में ऐसे ही मेरा भाई
बचपन में कैसे काम करवाता था। पता नहीं मेरे को भी अब याद आता है वो ऐसा करता था मेरे साथ। वो कहता था मेरी पानी की बाल्टी भर के लिया, लालच क्या देता था, तो भगवान दिखा। तो अभी भी ये याद आता है। अब मेरे को नहीं पता कि उसको कहाँ से पता चल गया कि मेरे को भगवान देखना है। मेरे याद और कुछ नहीं है, मेरे याद ये है कि मेरे से मेरा अपना काम करवाता था, मेरे भगवान दिखाने का लालच देता था। ये क्लास 2 की या 1 की बात है। कैसे दिखाते? दिखाता नहीं था, बस बाल्टी में बता अब कर देते। हाँ, सेवा। सेवा इसका मतलब है सेवा हमारे जीवन का परंपरा ने भी इसमें कहा है, सेवा चित्त शुद्धि के लिए, बिना आर्थिक अपेक्षा के दूसरे के हित के लिए अपना तन मन धन लगाना चित्त शुद्धि के लिए पृष्ठभूमि बनती है। इससे ज्ञान के लिए मामला पूरा नहीं बढ़ता, ये ज्ञान के लिए पूरा नहीं पड़ा। तो संवेदनशीलता अच्छी बात है, पर ये मानव का अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो हम ये कहें कि श्रम जो है वो मन, शरीर, मन, वृत्ति और चित्त के अर्थ में है। हाँ, तो अब ये सेवा जो है वो संवेदनशीलता के अर्थ में है, और ज्ञान जो है वो संज्ञानशीलता के अर्थ। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान के बिना श्रम और सेवा मजदूरी हो गई। ज्ञान के बिना श्रम और सेवा, थोड़ा मैं खराब ढंग से बोल देता हूँ, थोड़ा खराब बोल देता हूँ, उतना खराब नहीं है, तो ये ध्यान चला जाए इसलिए ऐसा बोल देता हूँ। तो ज्ञान के बिना मानव का कोई गति नहीं है। देख लो, हम सबने और किसी दूसरे के लिए नहीं किया ना, अपने बच्चों के लिए किया। अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी लगा के भी लास्ट में हमारे भीतर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है। और कितने लोग हैं, अधिकांश बड़ी संख्या में लोग हैं जो 12वीं के अपने बच्चों के जाने का इंतजार कर रहे हैं, ये जाएं तो हम अपनी जिंदगी शुरू करें। एक समय था जब आने का इंतजार था, आने के लिए पलके बिछाए हुए थे, आज जाएं उसका इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ना बच्चों का आना खुशी है, ना जाना खुशी है। कुल मिला के ज्ञान पूर्वक जीना खुशी है, फिर बच्चों के साथ रहें कि बिना। तो ज्ञान से ही आदमी का शादी होता है, बाकी सब बढ़िया। सवाल तो है, लेकिन डिसाइड करें खाना या सवाल बोल दो। तो वित्त की जो व्याख्या हो रही थी, आपने कहा अनुभव मूलक विधि से परिवार में समृद्धि प्रमाणित करना, उसको और ठीक कर देते हैं। और तो वित्तेषणा ये है। तो इसमें परिवार में जो समृद्धि है उसमें हम भौतिक समृद्धि को देख रहे हैं या किसी और? हमारे पास भाव भी हो और वस्तु भी हो। मेरे पास भाव ही भाव है और वस्तु नहीं होगी, तो पत्नी को बोला खाना दे दो, बोली मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, इससे चलने वाला नहीं। तो पत्नी प्यार से भी खिलाए या पति प्यार से भी खिलाए और भोजन भी खिलाए, दोनों की आवश्यकता। तो भोजन की आवश्यकता भी है और प्यार की आवश्यकता भी। ठीक हो सर, सेवा का एक कंप्लीट करना है। जैसे वनित मैंने बोला कि सेवा का मीनिंग है कि बिना कोई प्रतिफल, हमें कोई फल की अपेक्षा के बिना सेवा करना, ये भी तो एक ज्ञान का ही चीज है ना। और जो सेवा है, जैसे ए नागराज जी ने के पास कोई ज्ञान आया, उन्होंने बांटा बिना कोई प्रतिफल के। हाँ, लंबे समय तक नहीं होने वाला। जब आप बिना प्रतिफल के सेवा करते हो तो शुरू में लंबे कुछ साल चलते हैं, और जो लंबे समय तक चल पाए वो फिर ज्ञान की रोशनी में ही सेवा करते हैं, तब टिक पाते हैं। आप अभी जो ये फ्री में पढ़ा रहे वो भी एक सेवा का ही भाव। सेवा नहीं, ये उपकार, मतलब उपकार की शक्ति में जाएगा। एक क्वेश्चन और था सेवा से रिलेटेड कि जैसे अलग अलग जगह पे मैंने सेवा मतलब शरीर की, जैसे राधा स्वामी सत्संग है या कोई भी बड़े टाइप के जो सत्संग होते हैं, वहाँ सेवा को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो मूल रूप से मुझे ऐसा समझ आया है कि सेवा के लिए मतलब अहंकार को डाउन करना होता है एक लेवल तक, ताकि वो सभी व्यक्ति और सेवा ही अहंकार दे दे, ऐसा भी हो सकता है। होता नहीं है, क्योंकि अगर मन मुताबिक सेवा ना मिले तो अंदर में हर्ट होता है। देखो, लैंडमार्क फोरम में बोलते हैं लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, ठीक है। वो कहाँ से बोल रहे हैं कि आप आदमी को हिप्नोटाइज करके नक्सली बना दो, आप आदमी को हिप्नोटाइज करके सन्यासी बना दो, आप आदमी को हिप्नोटाइज करके सेवा में डाल दो, आप उसको हिप्नोटाइज करके राजनीति में डाल दो, आप उसको गैंगस्टर बना दो। इसलिए बोलते हैं, वो चित्त से बोल रहे हैं लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। आप जो डाल दोगे वो डल जाएगा। इतने सी बात को कितना बेच डाला, जबकि अस्तित्व ऐसा नहीं।
अस्तित्व सहअस्तित्व है, अस्तित्व में हर इकाई के होने का कोई निश्चित प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पहचान लेना ज्ञान है। तो लाइफ एम्प्टी भी नहीं है, मीनिंगलेस भी नहीं, लाइफ फुल है, क्या व्यापक वस्तु से परिपूर्ण है। तो हर इकाई में व्यापक वस्तु आर पार है और वो मीनिंगफुल है, वो मीनिंगफुल है ही, उस मीनिंगफुलनेस को पहचानने का नाम जिंदगी। मानव के द्वारा मानव की जीवन शैली भी उतनी ही परिपूर्ण हो सकती है, मानव भी उतना ही गलतियों से मुक्त हो सकता है। ये बड़ा आश्वासन, और आश्वासन का आधार क्या है? सहअस्तित्व। खाना खा मैं थोड़ा सा इस बात पे पूछना चाह रहा था कि जैसा